को ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा, और मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये वाला कंसेप्ट जितना भी हमने पढ़ा लास्ट वाला लेक्चर और अभी वाला लेक्चर, ये कैसे लिंक करता है और किस तरह से आपको प्रेपरेशन करनी है यूजिंग जो मैंने आपको नॉलेज दी है, और किस तरह से उसको आंसर राइटिंग में लेने आना मीन्स की तरह से। ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। चलो पहले हम लिंक करते हैं। वी डिड वाज मैन मेड सिंथेटिक्स एंड वी डिड वाज क्या कहते हैं नेचुरल सिंथेटिक्स, नेचुरल सॉरी पॉलीमर्स। ओके, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स? नेचुरल पॉलीमर्स की एग्जांपल बताइए। वेरी गुड, रबर, नेचुरल रबर। रबर इज आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था ये प्लांटेशन क्रॉप होती है, केरला में बहुत उगाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी गुड, व्हाट एल्स? कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गए, प्रोटीन हो गए, ठीक है, फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, फोस्फोलिपिड्स हो गए। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डीएनए हो गया आपका, दीज आर आल्सो ए नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। यस, सेलुलोज हो गया, सेलुलोज से बहुत सारे बनाते हैं। जूट हो गया, दीज आर आल्सो नेचुरल फाइबर्स एंड दे आर नेचुरल polymers. Okay, what are the examples of man-made or synthetic polymers? कोई एग्जांपल बताओ। पॉलीथीन, वेरी गुड, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? उसके तो ग्लव्स बनते हैं ना। यस, नाइलॉन, दैट इज गुड, नाइलॉन, व्हाट एल्स? नाइलॉन हो गया आपका, रेडॉन हो गया आपका, नियोप्रीन हो गया आपका, सिंथेटिक रबर हो गया, ठीक है ना। दीज ऑल आर, पॉलिएस्टर हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, पॉलीएमाइड भी हम पढ़ेंगे आज, 3 ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये चीजें होती हैं, ये होती है मैन मेड, ठीक है ना। अब बताओ विच ऑफ दीज टू विल बी बायोडिग्रेडेबल, जो हमारा यूपीएससी के लिए मेन पर्सपेक्टिव है। विच ऑफ दीज टू विल बी बायोडिग्रेडेबल? ये वाले या ये वाले? नेचुरल, इट्स लॉजिकल थिंग है ना। नेचुरल क्यों होगा? क्योंकि इनमें अब हम पढ़ेंगे कि क्यों ये नेचुरल जो होते हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, ठीक है ना। क्यों होगा ये हम आगे जाके आज के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो इसके अलावा हमने पढ़ा था इसकी क्लासिफिकेशन। लेट्स डू स्मॉल बिट ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन आल्सो। तो क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था बेस्ड अपॉन किस तरह से बनाया जाता है, क्या वो उसका सिंथेसिस कैसे या नेचुरल पाया जाता है कि मैन-मेड बनाया जाता है। तो हमने उसको 2 तरह से डिवाइड किया था, नेचुरल और मैन-मेड। एक तरह से हमने क्लासिफिकेशन और करी थी जिसको मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, किस रिएक्शन से ये बनता है। तो हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी थी। एडिशन रिएक्शन आज ही पढ़ेंगे हम, दोबारा रिवाइज भी करूंगा। एडिशन रिएक्शंस एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? कंडेंसेशन में मैंने बोला था कि देयर विल बी, एडिशन में क्या होगा कि सिर्फ ऐड होते रहेंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है ना। तो एडिशन जो रिएक्शंस होते हैं जिससे कि पॉलीएस्टर्स बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, उसमें देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना जी। डन। मैंने आपको बताया था ये अनसैचुरेटेड जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं वो टूट के सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएंगे, उस रिएक्शंस को हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। इसमें कोई भी चीज ऐड या लॉस नहीं होगी आपके पास, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शंस में क्या होता था मैंने आपको बताया था, ये कंडेंसेशन रिएक्शंस है जहां पे आपके पास कुछ ना कुछ बाहर जरूर निकलेगा पॉलीमर के साथ में। यहाँ पे पॉलीमर के साथ कोई चीज बाहर नहीं निकल रही है। यहाँ पे जैसे वाटर बाहर निकलेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी या इसी प्रकार के कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होगा जो बाहर निकलेगा वाटर के साथ में, ठीक है, सॉरी पॉलीमर के साथ में। तो ये वाले रिएक्शंस होते हैं विच आर अकम्पनीड बाय अ लॉस ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और लाइक दीज टाइप ऑफ गैसेस, तो दैट आर नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शंस। ये हमारी सेकंड तरह की क्लासिफिकेशंस थी। एक तरह की क्लासिफिकेशंस हमने और पढ़ी थी, याद होगा आपको, मैंने जब आपको कराया था जो पॉलीमर्स होते हैं वो 3 प्रकार के भी क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन किस तरह से वो चेन है कि लीनियर है, वो ब्रांच्ड है कि नहीं ब्रांच्ड है, याद है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीएस्टर्स होता है अगर आप सिंपल उसको देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना,
तो जब ये टूट के बनाता है तो लिंकेजेस बनाता है, तो फिर ये किस में तब्दील हो जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड इस तरह से इधर भी सिंगल बॉन्ड चलता रहता है, ऐड होता रहता है n टाइम्स तक, बहुत ज्यादा लंबी चेन बनती है। जब ये सिंगल संगली की तरह एक चेन बनेगी, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे दैट आर विच टाइप ऑफ पॉलीमर्स, दे आर लीनियर पॉलीमर्स। डन। लीनियर समझ गया। एक चेन देखा ना आपने, एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी लिंक होती रहती है, लिंक होती रहती है, सिंगल चेन बनाती रहती है, ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो दैट आर लीनियर पॉलीमर्स। एक हमने पढ़ा था ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ब्रांच्ड पॉलीमर्स में क्या अंतर है? ब्रांच्ड पॉलीमर्स में है कि ये तो अब जो सिंगल लाइन लग रही थी, एक इस तरह से भी चल पड़ेगी, समझ रहे हो। एक तो सिंपल लाइन लग रही थी, एक सिंपल शीट बन रही थी, अब ये शीट दूसरी शीट के साथ भी कनेक्टेड है बाय बॉन्ड, ठीक है ना। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हम उसको बोलेंगे दे आर लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है ना। लेट मी शो यू व्हाट आई हैव ड्रॉन, यहां पे था। सो वी हैव डिड, नहीं इससे पहले था, है ना। यस, कंडेंसेशन पॉलीमर्स ये कर लिए थे। व्हाट अबाउट एल्स, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक भी कर लिए थे हमने। एक और था यार, लेट मी शो यू, ये वाला। हाँ। तो इस रिएक्शन को देखो, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, देन वी डिड वाज क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स, ठीक है ना। ब्रांच चेन समय लगी ना, एक दूसरे के साथ लिंकेज आएगी इनकी, तो ये होएगा। इसकी एग्जांपल थी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगा वो अलग अलग रहेगा। नो लो आइसोटोप नहीं बेटा, यस बायोडिग्रेडेबल भी मिलता है, हम उसकी तरफ भी जाएंगे आज। सुना, अब मैं बताऊंगा किस तरह से लिंक करता है। दिस इज आर नॉट आइसोटोप्स, ओके। आइसोटॉप्स होगा सेम एलिमेंट का, ठीक है ना, समझ रहे हो। C12, C612 या C614, दीज आर आइसोमर्स, ओके। ये तो कंपाउंड्स है ना, हाइड्रोकार्बन है ये सारा, ओके क्लियर। ओके, नाउ ये क्रॉस लिंक जो पॉलीमर्स होंगे, इसमें दूसरी और तीसरी के साथ भी लिंकेज होएगा, आपस में तो लिंकेज होगा ही होगा, ब्रांच तो होंगे होंगे, ये क्रॉस लिंकेज भी है। यानी कि अगर ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, तो फर्स्ट का थर्ड के कनेक्शन भी है, फर्स्ट का सेकंड के साथ भी है, सेकंड का थर्ड के साथ भी है। ब्रांच टू, नहीं नहीं वो नहीं, ब्रांच टू में नहीं हम आइसोमर्स बनेंगे। आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हो आप, क्या आइसोटोप्स, आपने आइसोटोप्स लिखा है। आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो एग्जिबिट करेंगे, नॉट आइसोटोप्स, ओके। तो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स जो होते हैं, आपको मैंने बताया अभी, इसकी एग्जांपल है लो डेंसिटी। और जो क्रॉस लिंक होते हैं, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, आज ही हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। दे आर द क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ दैट, ओके। सो अब हम आगे करेंगे ये वाले फाइबर्स, जो थर्मोलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टोमर्स होते हैं, ये होते हैं, ये क्या होते हैं, वी विल डू दैट। ये एक तरह की और क्लासिफिकेशन भी है, आज ही हम पढ़ेंगे। लेट्स डू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एडिशनल पॉलीमराइजेशन, ये क्या चीज होती है ना। हमने अभी पढ़ा था ना कि दो तरह के रिएक्शन से आप पॉलीमर्स बना सकते हो, या तो आप एडिशन करो, या आप क्या करो, कंडेंसेशन करो। जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ एडिशन नहीं करना है। एक्चुअली ये मोनोमर, ये मिसनोमर है। एडिशन का आपको ऐसा लगता है कि बीच में कुछ ऐड करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इसमें कुछ आपको खास ऐड करने की जरूरत नहीं, आपको रेडिकल ऐड करना है, ठीक है ना। रेडिकल चेन रिएक्शन, ठीक है ना। व्हाट आर दे, व्हाट आर रेडिकल्स, नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये रेडिकल्स क्या होते हैं, ये रिएक्टिव स्पीसीज होती है, बताओ, बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती है। बेटा अभी 5 मिनट ही हुए हैं, सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। तो हम अभी टाइप्स ऑफ वही कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स कर रहे थे कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो जो रिएक्टिव होते, मैंने आपको बताया था, एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक रिएक्शन होती है जिसके कारण हम एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू फ्री रेडिकल चेन। तो आपने यहाँ पे क्या ऐड करना, द रिएक्टिव स्पीसीज, ठीक है ना। रिएक्टिव स्पीसीज वो होती है, इसमें आयन ऐड नहीं करना, याद रखो।
इसमें कोई आयन ऐड नहीं करना, इसमें कोई वो रिएक्शन नहीं होगी, ये सॉरी दूसरी रिएक्शन नहीं होगी, आयोनाइजेशन रिएक्शन। इसमें रिएक्शन में जो आपने ऐड करना है वो आपने रिएक्टिव स्पीसीज कोई भी एलिमेंट की ऐड करनी है। लाइक क्या होते हैं, लेट मी शो यू फर्स्ट व्हाट आर फ्री रेडिकल्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयंस। ओके, तो हम पहले बात करते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ऑक्सीजन देखा आपने, नॉर्मल ऑक्सीजन ऐसी होती है। व्हाट इज दिस शेल, व्हाट इज दिस शेल, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल। यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, ठीक है, ओके है ना। सो व्हाट हैपेंस, इसके अंदर पड़ा है आपका न्यूक्लियस। व्हाट हैपेंस इज कि किसी कारणवश, वैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन पहले बड़ी भूखी होती है, ठीक है ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए। किसी कारणवश जब एक इलेक्ट्रॉन इससे उड़ जाता है, ठीक है ना, या एक इलेक्ट्रॉन ही इसके पास रह जाता है, लाइक लाइक दिस, ये देखो, ठीक है ना, जैसे ये 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ये 7 है इसके, ठीक है ना। सपोज ऑक्सीजन की कितनी होती है वैलेंसी, इट इज, बताओ, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 26, वैलेंसी बताओ ना यार, ऐसे मत करो। अब हम वो चीजें बात हाथ छोड़ के आ चुके हैं। इट्स -2 है ना, इट्स वैलेंसी इज 2, सो इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, है ना। सपोज किसी कारणवश इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता है, ठीक है, किसी तरह से, बट फिर भी ये एक तो रह जाता है ना, ऑक्सीजन 1 नेगेटिव, ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन का जो अभाव है ये इसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है, क्योंकि अब इसकी भूख बढ़ चुकी है, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा कंपाउंड होता है? क्लोरीन। हमेशा याद रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लोरीन में एक नेगेटिव होता है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल कर लिया तो ये और ज्यादा रिएक्टिव बन जाएगी, और ज्यादा तीव्र हो जाएगा इसका रिएक्शन करने का जो क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, रिएक्शन करने का, जो रिएक्शन को करने, नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल, इट विल बिकम हाईली अनस्टेबल। अब ये रिएक्शन हर किसी के साथ करेगी। पहले ऑक्सीजन जो थी, O2 मॉलिक्यूल था जिसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स का अभाव था, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाता है तो इट विल बिकम हाईली अनस्टेबल, इट विल बिकम हाईली रिएक्टिव। अभी हर किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है ना। डन। तो ये इसकी जनरेशन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। जैसे आपको देखा होगा, ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन O2 ही क्यों होती है, ये समझ लग गया आपको, है ना। अब ये देखो ध्यान से, व्हाई, लेट मी ड्रा इट आउट टू मेक इट द कंसेप्ट मच मोर अंडरस्टैंडिंग टू यू, ठीक है ना। तो ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों एक जैसे हैं, मान लो, पार्डन माय ड्राइंग, ओके। तो एक का हमने बना दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डन। तो वी सिंपली से कि ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और इसी कारणवश हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स। ये दोनों शेयर हो गए, ये दोनों शेयर हो गए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ना? O2 कैसे बनता है नेचर में? तो नेचर में दिस कंपाउंड इज स्टेबल कंपाउंड, डन। This is a stable compound. Done. This is a stable molecule, not compound. It is a stable molecule. Okay. तो stable molecule जो होगा, जो डबल बॉन्ड बना रहा है, किसी कारणवश ये टूट जाता है अगर, अब क्या होता है, अब चेक चेक करो क्या चक्कर पड़ रहा है। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, ये डबल मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, ये टूट जाता है बॉन्ड। जब ये मॉलिक्यूल बॉन्ड टूट जाता है तो ऑक्सीजन अकेले 6 से नहीं रहेगी, तो व्हाट विल हैपन इज समथिंग लाइक दिस, सुपर ऑक्साइड। लेट मी चेंज द कलर। सुपर ऑक्साइड में देखो, इसमें तो 6 6 थे, डबल बॉन्ड आराम से बन रहा था। व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज, O2 ही है, देखो अभी भी बॉन्ड बरकरार है, लेकिन इसने एक ऑक्सीजन का जो, ये देखो इधर देखो, दो 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 और दो, एक तो स्टेबल बन गया ऑक्सीजन, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन देखो, दो 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 और एक। जब एक इलेक्ट्रॉन एक कोवलेंट कंपाउंड से, इससे एक इलेक्ट्रॉन का भाव हो जाएगा, ठीक है ना, इधर तो पूरा बन जाएगा 6,
इधर इलेक्ट्रॉन का अभाव रह गया, ठीक है ना, इधर पूरा 6 ही नहीं, इधर 7 बन रहा है सपोज, तो हम उस चीज को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, याद रख लो, सुपर ऑक्साइड अनायन, ठीक है, O2 1 नेगेटिव, समझ लगे, एक का, अगर दो और दो इलेक्ट्रॉन, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है, तो हम उसको बोलते हैं पर, ठीक है। अब क्या है, दोनों की साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखो, 2 4 6, 2 4 6, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स का दोनों के लिए भाव है, ये दोनों एक तरफ, एक ये शेयर कर लेगा, एक ये शेयर कर लेगा, ठीक है, तो दैट विल बिकम O2 2 नेगेटिव, दैट इज अगेन पर ऑक्साइड, ठीक है ना, डन, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो व्हाट हेल्दी एटम्स लुक्स लाइक इज लाइक दिस, ठीक है, जब इसके पास पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे। व्हाट फ्री रेडिकल्स लुक लाइक इज दिस, ये कहता कि मेरे को एक, मेरे पास कम है, गिव मी 1 इलेक्ट्रॉन मोर, ठीक है, तो ये कैसा बंदा होगा, ये लड़ाकू बंदा होगा, ये किसी के साथ भी भिड़ जाता है, आपको पता होगा, कई आपने अपने दिनचर्या में ऑब्जर्व किया होगा, कई लड़के, जो लड़के नहीं, मतलब कई जो व्यक्ति होते हैं, आई एम जेंडर न्यूट्रल, तो उनको बस तीली लाने की जरूरत होती है और छिड़ जाते हैं अपने आप। हैव यू सीन पर्सन्स लाइक दैम, लाइक दिस, आप उसको बोलते हैं, यार इसका स्वभाव बड़ा गुस्सैला है, ये तो लड़ने के लिए तैयार रहता है ना। टू वट एवर, तो यू आर लाइक ए फ्री रेडिकल, आपको तो बस किसी को किसी के साथ पंगा लेना ही लेना है ना, तो यू आर लाइक फ्री रेडिकल। और एक लोग होते हैं लाइक मी, यार कोई बात नहीं, जाने दो यार, है ना, चाहिए इसको दे देते पैसे, ले लो यार, तू 10 रुपए एक्स्ट्रा ले ले यार, तो दीज आर व्हाट, एंटीऑक्सीडेंट्स। वेयर यू हैव हर्ड दिस वर्ड एंटीऑक्सीडेंट, बताइए अब, कहाँ देखा एंटीऑक्सीडेंट्स? नो, नॉट पर, कहाँ डालते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में डालते हैं, प्लांट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों डालेंगे, ब्लड में भी क्यों डालोगे यार, फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, किस लिए खाते हो आप एंटीऑक्सीडेंट? अरे यार ऐसा मत बोलो सुमन जी। एंटीऑक्सीडेंट, गधो, कहाँ आपने सुना था एंटीऑक्सीडेंट? अरे यार ऐसा मत बोलो यार प्लीज, विटामिन पढ़े थे ना हमने, हाँ, तो विटामिन में बताओ कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, यस वेरी गुड जॉबन। और यार आप जो आप लगाते हो ये क्या लगाते हो, ये VLCC और फलाना ढिमकाना, फेयर एंड लवली एंड ग्लो, एंड वो जो बड़ा धोखा करते लोगों के साथ, है ना, कि आपको गोरा कर देंगे जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, ये धोखे वाला सिस्टम जो चलता है, यस, वो जो क्रीमें लगाते हो आप, जो शाहरुख खान आता है ना, कि आप मर्दों के लिए अलग से क्रीम है, जनानियों के लिए अलग से क्रीम है ना, तो वो कुछ नहीं बेच रहा, वो दे आर बेचिंग ये जस्ट लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके। तो जो भी आप क्रीम लगाते हो उसका पढ़ा करो, फेयर एंड हैंडसम है, जो उसका पीछे दिया होता है कंपोजिशन, पढ़ा करो, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो विटामिन सी एंड विटामिन ई, टोकोफिरोल एंड ascorbic acids, they are antioxidants, ठीक है। what are they doing is anti wrinkles, anti wrinkle agent, समझ लगा आपको, देखो, this is your skin, this is highly elastic, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे, तो आपको देखो, अगर बूढ़े की स्किन कैसी लगती है ना, उसको आप पकड़ोगे तो सारा ही पकड़ में आ जाता है ना, देखा ना कभी, वो झुर्रियां जो पड़ जाती हैं, वो झुर्रियां इस करके लिए पड़ती हैं क्योंकि अब आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही है, आप जवान नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो भूखे होते हैं, वो क्या करते हैं, हर किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट्स देते हो। डन डन डन, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। वेयर वी फाइंड एंटीऑक्सीडेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना, कहते हैं ना कि विटामिन ई खाया करो, विटामिन ई लगाते भी हो यार, आप देखा करो, मेरी बीवी तो स्पेशली मेरे से मंगवाते, उसने कैप्सूल मंगाया विटामिन ई का, पूरे का पूरा पत्ता, मैंने कहा यार अच्छी बात है, आप विटामिन ई खाओ, कहती नहीं, उसने वो खोला अंदर से कैप्सूल, अंदर विटामिन ई निकाला, और पता नहीं कोई पेस्ट पूसी बनाई उसने, यूट्यूब से देखी थी,
ये भी भैया ठीक है। कहती विटामिन ई फेस पे लगाने से ये होता है ना, चमक आती है, ये फलाना ढिमकाना, वो फलाना। हमें तो समझ नहीं आती भाई। मैंने कहा यार मैं खा लो इससे अच्छा, तो कहता खाने से नहीं फायदा होता, लगाने से ज्यादा फायदा होता है। ग्रीन कलर वाले कैप्सूल आते हैं, वेरी गुड मुस्कान, यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। सो दीज आर बेसिकली टू प्रिवेंट free radical scavengers. Okay, so why I make you understand this concept is because it will help you to understand how the addition polymerization reactions are taking place. Okay, so what happens is, ये जैसे हमारे पास एक है, ये आपको जर्नल पता होगा, ठीक है ना, दिस इज इथीन, यू नो ना, दिस इज इथीन, 2 कार्बन्स 1 डबल बॉन्ड, इथीन, ठीक है नी। इथीन को जब आप 200 डिग्री पे रख के 2000 एटमॉस्फेरिक, एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कैश निकालने वाला एटीएम नहीं है भैया, ये एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यू यूज इज ऑक्सीजन peroxidases. व्हाट आर peroxidases, यू नो ना, ऑक्सीजन का अभाव है, इसको इलेक्ट्रॉन्स का अभाव है। व्हाट काइंड ऑफ, जहां पे पर ऑक्साइड देख गया, जहां पे सुपर ऑक्साइड देख गया, वहां पे क्यों डालते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, वो बड़े हंगरी बंदे होते हैं, ठीक है ना, वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीथीन। अब ये रिएक्शन होता कैसे है एक्चुअल में, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। व्हाट इज दिस, प्रोपाइल ना, व्हाई वी से प्रोपाइल एंड इन प्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइल छोड़ो, पर प्रोपाइल है ना, प्रोपाइल ग्रुप है, और इट इज प्रोपाइल, प्रोपाइल मींस 3, तो क्या होगा, सी 1 2 3, ठीक है ना। ईन है तो एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा होगा, यहां पे लगा लो या यहां पे लगा लो, अब आप कर सकते हो उसको पूरा, ठीक है, ये H2 हो जाएगा, ये 1 1 2 3 4, ये H2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 3 3 हो जाएगा, सॉरी ये, ठीक है ना, यहाँ पे भी CH, बट व्हाट इज दिस, दिस इज 1 2 3, ये H आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, बेसिकली यही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, डन। यू मेक ना किस तरह से बनाना था, जब ये बन गया तो इसको अब आपने पॉलीप्रोपाइलिन बनाना है, तो किस तरह से बनाओगे, ठीक है ना, तो दिस इज सिंगल, दिस इज मोनोमर, इसके रिपीटिंग यूनिट्स बन जाएंगे जब, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीप्रोपाइल। अच्छा एक बात और, यही ऐड हो रहा हर पास से, ठीक है ना, तो इस टाइप के पॉलीमर को क्या बोलोगे, जब सेम रिपीटिंग यूनिट्स यूज हो रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ पॉलीमर इट इज, बताइए। नॉट लीनियर, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ, या लीनियर तो है ही है ना, लीनियर तो है, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। कौन सा है, या होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर क्योंकि सेम टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब लेट अस सी कि हाउ दिस रिएक्शंस एक्चुअली टेक्स प्लेस, ओके, लेट मी शो यू। तो हमारे पास ये है, व्हाट इज दिस, दिस इज पॉलीप्रोपाइलिन, दिस इज सिंपली व्हाट वी कैन से, व्हाट इज दिस, 2 कार्बन 3 कार्बन, दिस इज प्रोपाइलिन, ठीक है। अच्छा, प्रोपीन तो आपको समझ लगता है ना, प्रोपीन कैसे आया, 3 कार्बन है, एक में डबल बॉन्ड है बीच में, तो बाकी आप H से सेटिस्फाई कर लोगे, कितने, 1 2, यहाँ पे 2 होंगे, 1 2 3, यहाँ पे एक H होगा, 1 3 H यहाँ पे होंगे। लेकिन आपने ये देखा, ये डिफरेंट है मैंने, और ये डिफरेंट है, ये क्यों डिफरेंट है बताओ, ठीक है ना। तो दिस इज प्रोपीन, प्रोपाइलिन बोलो या प्रोपीन बोलो, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है, ओके, डन। CH3, इसको लिखने का तरीका डिफरेंट है बस, हाँ, लग गया ना समझ। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट मी क्लियर दिस आउट। तो ये जब हो गया, अब ये क्या है, दिस इज द फ्री रेडिकल, कोई भी ग्रुप हो सकता है फ्री रेडिकल वाला, ठीक है ना। जिस तरह का ये फ्री रेडिकल देने वाला कोई भी कंपाउंड होगा,
जैसे अगर ये स्टाइरीन है तो हम उसको बोलेंगे पॉलीस्टाइरीन। अगर ये कोई ग्रुप ऑली और है, पॉलीबेंजीन है, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीबेंजीन। ठीक है ना? डन। तो ये हमने क्या डाला है, ये है फ्री रेडिकल देने वाला आपको ग्रुप डाला है। ठीक है ना? ओके। अब ये करेगा क्या, ये देखो, 2 4 और इसके बाद सिर्फ 5, 2 6 होगी। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन का अभाव है, ध्यान से बताना। R is any number of repeating units. It can be CH3, it can be CO, डबल बॉन्ड O। ठीक है ना? तो R is the repeating units, तो आपको R पे ध्यान नहीं देना। ये बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से बताना। इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। कितने ऑक्सीजन है, ध्यान से बताना, कितने ऑक्सीजन है फ्री, या कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास इसमें। दिख रहा ना, गलती लग रही है? अब बताओ, अब भी दिखा कि नहीं कुछ? कितने ऑक्सीजन एटम हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं, टोटल, नॉट वैलेंस, टोटल। अभी तक किसी का नहीं आंसर आया सही। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ मेरे को। अरे 8 हो गए तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। वेरी गुड मुस्कान, 7। कैसे, ये दो तो ऐड ही नहीं कर रहे भैया आप। जब ये बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, शेयर हो रहे हैं, 2 4 6 और एक 7 हो गए। तो कौन सा ऑक्साइड बन गया ये बताओ। 7 वाला कौन सा ऑक्साइड होता है, कि ये वाला, बताइए। दिस, या यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बेसिकली सुपर ऑक्साइड हो गया, पर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्सल आयन हो गया, हाइड्रोक्सल रेडिकल हो गया। देखो, आयन इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है, एंड रेडिकल इज ए डिफरेंट थिंग। ये क्या होता है, ये हाइड्रोक्सल रेडिकल है, ये हाइड्रोक्सल आयन है। ठीक है ना? तो दिस इज योर होमवर्क, यू शुड रीड अबाउट इट। ठीक है ना? थोड़ा सा है, मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें थोड़ा सा योगदान दें। क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये आप पे छोड़ा मैंने। ठीक है? बट मोटा मोटा क्या है, कोई भी फ्री रेडिकल होगा दैट विल बी सुपर रिएक्टिव, चाहे वो सुपर ऑक्साइड हो, चाहे वो पर ऑक्साइड हो। ये हम क्यों डालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव है इनमें। ठीक है ना? तो अब ये इलेक्ट्रॉन है, जो इसके पास 7वां इलेक्ट्रॉन बचा, लेट मी क्लियर दिस आउट। व्हाट विल हैपन दिस, अब ये क्या करेगा, ये H है ना, ये इसके साथ जब बॉन्ड बनाने जाएगा, तो अगर ये H इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये H भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है अपना, तो ये अगर बॉन्ड बनेगा तो ये टूट जाएगा, सिंपल सी बात है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस ना? ये क्यों टूटेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन में 4 ही होने चाहिए बॉन्ड। तो ये अगर 4 से ज्यादा बन रहे हैं, कैसे, ये देखो, CH H, ये किधर बॉन्ड, अभी ये हालत है। ठीक है ना? तो जब ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड है, ये C, फिर एक H इधर है, तो फिर एक C, फिर 3 H इधर है। डन। जब ऑक्सीजन वाला R और O वाला आएगा, तो एक बॉन्ड यहां नहीं बन जाएगा इन दोनों के बीच में? जब ये एक बॉन्ड यहां पे बनेगा, तो अब पोलैरिटी देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है ना? 5 पोलैरिटी होगी, नहीं हो सकती कार्बन में, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गुड। जब ये डबल बॉन्ड टूट गया, अब ये सारा कुछ सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, लेकिन अभी फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। जब ये सारा कुछ हिलेगा तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे फिर बच जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई दैट इज। ठीक है? अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 4 6 8, ये ऑक्सीजन पूरा बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। समझ गए ना? जब शेयरिंग करोगे, जब इसको आप बना के देखोगे, तो यू विल सी कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इसको भी क्या कर दिया इसने, चेन को रिएक्टिव कर दिया। ठीक है ना? डन। ओके। क्योंकि ना, ये तो पहले बैलेंस था ना, इसका तो बैलेंस आपने हटा दिया है। मैं दोबारा करके बताऊं आपको, समय लगना है, लग चुका है। बताइए। ये देखो,
ये जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ये सी एच वाला तो पहले से ही था, है ना, सी एच टू वाला। ये नीचे जब एक बॉन्ड बन जाएगा तो ये तो स्टेबल बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉन जो एक फालतू का इलेक्ट्रॉन था, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा एच के साथ, है ना। अब ये ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सोचो ये सिंगल बॉन्ड है, अब एक दो तीन, ठीक है ना, एक दो और तीन। अब ये एक दो तीन है और ये एक दो तीन है, ये तो ऐसे रहेगा ना, ये तो बैलेंस्ड है, एक यहाँ पे एच, एक यहाँ पे एच, एक यहाँ पे एच, डन। लेकिन जो सी एच जो डबल बॉन्ड था बीच वाला, ध्यान से देखो, अब ये बॉन्ड टूट गया, एक सिंगल बॉन्ड पड़ा है। अब इधर देखो, सी के पास सिर्फ तीन बॉन्ड है, एक दो और तीन, बीच वाले सी की बात कर रहा हूं, इस सी की, डन। तो इसके पास तीन बॉन्ड है, तो ये अनस्टेबल नहीं होगा, आपको लग रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा था, वो बेचारा इसके पास आ जाएगा, भाई मैं क्या करूं। अब ये फिर क्या बन जाएगा, इसने इस यूनिट को क्या बना दिया, इस मोनोमर को क्या बना दिया, हाईली रिएक्टिव, डन। और मैंने बता रहा हूं आपको, ये किसकी कौन सी रिएक्शन का हिस्सा होते हैं, ये रिएक्शन होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन में आपने सिर्फ रेडिकल की एडिशन करनी है, यहाँ पे एच नहीं आ सकता, कोई हाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकती है, कोई ऑक्सीजनेशन नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ रेडिकलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। एडिशन में एडिशन किसकी करनी है, फ्री रेडिकल की करनी है। जब भी फ्री रेडिकल की करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा। अब आपको समझ लग गया यहाँ पे रिएक्शन में एच के साथ में क्यों है ये इलेक्ट्रॉन लोन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना देगा इसको, रेडिकल। समझ लग गया। तो मैंने मैंने आपको बताया था कि रेडिकल का काम ही एक होता है कि पंगे लो, जितने मर्जी पंगे लो, है ना। कई लोग होते हैं वो पल्ले मल्ले लड़ने चले जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता कि क्या रिएक्शन है, क्या चल रहा है, क्या कुछ नहीं, भाई लड़ना है बस, मूड है लड़ने का। और आपको, चलो अभी की शादी नहीं होगी, जब आपकी शादी हो जाएगी तो यू विल गेट टू नो दिस, कि भाई आपको अपना पॉइंट रखने की इजाजत नहीं होगी। जब आप लॉजिकली, लड़का जब लॉजिकली बात करता है तो यू विल सी कि भाई दैट विल नॉट बी द इवन द क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप जल्दी आते हो तो जल्दी क्यों आगे भाई, अब अगर जल्दी नहीं आ रहे हो तो फिर तो आपका करना, मतलब पत्नी का शक करना बनता ही है ना। तो ये ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी। इफ यू गिव ए सिंपल आंसर तो शी विल थिंक यू आर लाइंग, है ना। इफ यू से सच्चाई क्या है, तो नहीं भाई मैं गोलगप्पे खाने रुक गया था, ये खाने रुक गया था, है ना। तो आप कल्ले गोलगप्पे खाओगे, आप हैं, आप कल्ले टिकियां खाओगे, मेरे लिए नहीं ला सकते थे ये, या फिर रुस के बैठ जाना, है ना। तो दैट इज सेम थिंग लाइक दिस रेडिकल, फ्री रेडिकल, इसने पंगे लेने हैं, ठीक है ना। यस, यूपीएससी, यस यूपीएससी इंटरव्यू से भी टफ सिचुएशन होती है, दैट बिकम्स अ वेरी रेडिकल टाइप ऑफ थिंग। तो ये मॉलिक्यूल बेचारा अच्छा बड़ा बैठा था, इसको भी इसने रेडिकल बना दिया, ठीक है। अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये दूसरे से पंगा लेगा, समझ लग गया। ये दूसरा मॉलिक्यूल था ना पॉलीप्रोपाइलिन का, अब ये क्या करेगा, समझ लग गई, यू डन। ऐसे चेन्स बनती रहेंगी और बनती रहेंगी, पंगा पड़ता रहेगा और पड़ता रहेगा। और आज के दिन, आज की बात की लड़ाई नहीं होगी, आज के दिन 2 साल पहले जो बात हुई थी उसकी लड़ाई हुई। बात है ना, ऊपर प्यार का मच्चनामा सुना, वो सही बोल रहा है बंदा बिल्कुल। वो सुना ना उसका मोनोलॉग, आधा घंटे 5-10 मिनट का इकट्ठा बोलता है जो, द सेम थिंग गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ, easy to understand how this polymerization actions actually takes place. Okay, done. You understand ना this concept, ये ऐसे बढ़ती रहेगी चेन, बाल बढ़ती रहेगी। अच्छा, अगर ये देखो, अगर मैं इसमें इसमें CH3 जो था पॉलीप्रोपाइल, ये देखो CH2 और CH2 है, ये था ना, डन। व्हाट इज दिस, CH2 हम्म हम्म इसमें मैं क्लोरीन डाल दूं, क्लोरीन क्यों डाल रहा हूं मैं, ऑक्सीजन का अभाव है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। व्हाट विल इट फॉर्म, PVC, डन। Why addition of chlorine,
यू गेट द पॉइंट ना? फ्री रेडिकल, स्टायरीन, दिस इज स्टायरीन, ठीक है ना, दिस इज स्टायरीन। ये जो स्टायरीन होता है ये अगेन क्या है? फ्री रेडिकल। डन। ये जो फ्री रेडिकल होता है इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पॉलीस्टायरीन। इसी तरह टेफ्लॉन, ठीक है, इसमें क्या डाला? फ्लोरीन। अगर आपको याद हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर बिलोंग टू द सेम फैमिली और इनकी सबकी पोलैरिटी इज -1। ओके, यू गेट दिस पॉइंट ना? व्हाई वी ऐड फ्री रेडिकल्स? टर्मिनेशन का भी कंसेप्ट आता है। अब टर्मिनेट कैसे करोगे? जब जो आपने बनाया है, देखो सबसे पहले क्या बनाया था आपने? ये बनाया था ना रेडिकल, ये रेडिकल बनाया था ना आपने। तो एंड में आपको खत्म करने के लिए भी यही रेडिकल प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि एक CH3 इस तरह से आ जाएगा जिसके पास अपना लोन रेडिकल है, ठीक है, और CH2 आ जाएगा और R सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है ना। डन डन डन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बना देगा तो दिस विल बी द टर्मिनेशन स्टेप। ओके, डन। ओके, तो ये टर्मिनेशन हमें नहीं पढ़ना है बिकॉज इट इज क्लासिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको ये बता दिया कि ये कैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। ओके, डन। इतना याद रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो एडिशन रिएक्शंस कहां पढ़ते हैं हम और वो वाले रिएक्शंस कहां पढ़ते हैं? डन डन डन। चलें फिर हम आगे चलते हैं और हम समझते हैं अब कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने पढ़ ली। अब एक चीज रह गई थी जो आपको करवानी रह गई थी। लेट मी चेक है कि नहीं वो। एक मिनट, यू अंडरस्टैंडिंग ना? केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू ना? केमिस्ट्री इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर डे टू डे लाइफ। ऐसे तरह ही मैंने आपको केमिस्ट्री कराई थी, ऐसी तरह ही फिजिक्स कराई थी और ऐसी तरह ही बायोलॉजी करवाई थी। इसीलिए मैं करता हूँ कि जितना मैं करवा रहा हूँ इट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप उसको रिवाइज कर लोगे ना बेटा, दैट इज बहुत बढ़िया। और आई थिंक मैंने प्रोवाइड किए थे तुम्हें लेक्चर के नोट्स, ठीक है ना। जितनी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है उसी में एंटर ऐड ऐड करते रहो। अपने पर्टिकुलर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, उसी को रिवाइज करो बस। समझ रहे हो? अब मैं बताता हूँ अब नोट्स कहाँ से और कैसे बनाने हैं, इसके आज आज के लेक्चर के एंड में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर वी हैव डन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैं बायोलॉजी की भी शेयर करूंगा, मांगोगे तो शेयर करूंगा ना यार, ऐसे थोड़ा। यार खरात बांट रहा हूँ, है ना। अब पूछो, मांगो सर, मेरे को नहीं मिला, आई विल शेयर इट विद यू, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, डन। एक मिनट को, कहाँ गया वो? सच्ची बोला यार, ये भी तो बन रही है ना, ये देखो 440 तो बन गया अराउंड, है ना। स्लाइड्स बन रही है, मैं कोई डिफरेंट स्लाइड्स हर बार अपलोड नहीं करता हूँ। एक पर्टिकुलर स्लाइड बना रहा हूँ, उसी के ऊपर बनाई जा रहा हूँ। सुमर, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड? सो हैव यू स्टडीड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी? गुड। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री तो यू शुड हैव डन, है ना। देन इट इज सेफ फॉर यू, तब आप ले सकते हो ये वाला, है ना। एक मिनट रुको बेटा, मैं बुक आपको रेफर कर दूंगा, यू कॉल मी आफ्टर द क्लास, ओके। मैं आपको डिफरेंट बुक्स बताऊंगा, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। हाँ, चलिए, कौन सी बुक? अरे वो मेडिकल की बात कर रही है, उसने ऑप्शन रखना होगा मेडिकल। एक्चुअली मेडिकल इज जिसने पढ़ी हो ना,
दैट इज सच ए स्कोरिंग टॉपिक, जिसने एक पढ़ाई की और एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। नाइस। एनी एनीवे, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, देखो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछेंगे कि वो फलानी सभ्यता में टाइम के पाप अकबर के टाइम पे जो पॉपुलेशन होती थी उसमें क्या कंपोजिशन होती थी, ये क्या क्वेश्चन है पूछने वाला, बताओ। दैट इज द क्वेश्चन दे आस्क इन द यूपीएससी, यू हिस्ट्री लेवल देखो। और और अगर जिसने पढ़ी हो ना मेडिकल साइंस, वो बोलेंगे भाई आपकी टंग की ना, आप ब्लड सप्लाई और वेनस सप्लाई की बारे में बताओ, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो डॉक्टर्स होते हैं ना, तो उनके लिए बचकानी ये बात नहीं है। जैसे हमें कोई पूछ लेगी सर आपको एबीसीडी आती है, दैट इज व्हाट, अगर आप डॉक्टर को पूछो भाई ब्लड सप्लाई ऑफ टंग, उन्होंने 5 7 8 साल 10 साल यही तो कर रहा है, यही तो काम करता उनका। और नहीं भी आती तो उनको जनरल स्ट्रक्चर पता होता है, दे कैन अपने आप, टंग में जा रही है तो लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल वेन, ठीक है जी। लिंगुआ मतलब होता है आपका जवान का नाम होता है, तो लिंगुआ वगैरह, लिंगुआ तो लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल वेन, वो कहाँ की पार्ट होगी बस इतना पता होना चाहिए। इंटरनल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड से आपका सीधा जाता है ब्लड से, सॉरी हार्ट से आयोटा की मेन ब्रांचिंग में आती है, बस काम खत्म। 10 नंबर मिल जाएंगे आपको, डायग्राम बना देना सुंदर से, 10 नंबर से आपको 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और बेचारे हिस्ट्री वाले को क्या पूछ रहे हैं, वो क्या पता भाई कौन सी पॉपुलेशन थी तब, है ना। तो ये क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि जो भी मेडिकल के हैं तो दे डेफिनेटली शुड गो फॉर मेडिसिन एज एन ऑप्शन, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने पैथोलॉजी पढ़ी है। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखो तो मेडिसिन का बहुत ज्यादा वास्ट है, बट जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके बारे में, दैट विल बी इजी फॉर देम टू रिलेट। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अनदर टाइप ऑफ थिंग इज क्लासिफिकेशन में हमने जो पढ़ना है, दैट इज इलास्टोमर्स, फाइबर्स, thermoplastics and thermosetting fibers, okay, thermosetting polymers, okay, ये इनके डिफरेंट यूजेस बने हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, दैट इज बेस्ड अपॉन द यूजेस ऑफ पॉलीमर्स, क्या यूजेस हैं, ठीक है ना। तो इलास्टोमर्स आप कहाँ पे यूज करोगे, इलास्टोमर्स आपका, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपका, वल्कनाइज्ड रबर जो होती है, ठीक है, द मोस्ट एग्जांपल इज नेचुरल रबर, ठीक है, नॉट वल्कनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर इज एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। इलास्टोमर में क्या होता है कि जो एक चेन है और दूसरी चेन है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, बाय वीक वेंडर वाल फोर्सेस। वेंडर वाल फोर्सेस मैंने कराई थी ना, कराया था ना, जो मैंने आपको बताया था चिपकली जो होती है वो दीवार के साथ कैसे चिपक के बैठती है, दैट इज द सेम थिंग विद वेंडर वाल फोर्सेस। ओके, ये बहुत ज्यादा वीक होती है, जस्ट ऐसे करके ना धागे से बांधा होता है, जो समझ लो धागे से बांधा होता है नीचे वाली सतह को। तो जो ये होगा, ठीक है, खुद सोचो इसकी एग्जांपल क्या होगी, जो बड़े आराम से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती है। कहाँ देखा होगा आपने, कभी वो देखा है रबड़ जिससे आप वो बांधते हो, छोटी सी रबड़ होती है जो, देखिए कभी, कितनी इलास्टिक होती है, उसको जितना मर्जी स्ट्रेच कर दो, तो जो वो चीज जो अपने लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच हो जाती हो, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने वाली इजी हो, दैट इज नोन एज इलास्टोमर्स, ठीक है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है आपकी नेचुरल रबर, हाँ जी, ठीक है, नेचुरल रबर। अब दूसरी तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, इनमें जो एक दूसरे के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं। इसका मतलब इसमें सिंपल वैंडरवाल फोर्सेस नहीं होती, अब ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसको आप टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा बोलते हो, लेकिन कम क्या होगा, लेस इलास्टिसिटी होगी। आपने कई बार देखा होगा कुछ इस तरह से फाइबर्स होते हैं जिसको खींच लो ना तो वो एकदम से बड़े नहीं होते, और फिर जब एक बार बड़े हो जाएं फिर वापस नहीं जाते हो। जो आपको मैंने एग्जांपल बताई है रबड़ की, जो आप बांधते हो, जिससे आप चीजें बांधते हो, याद रखो हमेशा, जो रबड़ है वो ऊपर आगे पीछे उसी जगह पे पहुंच जाती है नेचुरली, है ना। फाइबर्स में ऐसा नहीं होगा, फाइबर्स में क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है और इलास्टिसिटी कम है, ठीक है ना। तो जैसे नाइलॉन हो गया, डेक्रोन हो गया, सिल्क हो गया, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है, डन। ये टूटते नहीं है इतनी जल्दी, ये टूट भी सकती है, नेचुरल रबर तो बड़ी जल्दी टूट जाती है, ठीक है ना, तो ये टूटती नहीं है।
cotton, yes, these all are the examples of fibers. Done, done, done. इसके बाद आते हैं हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स कौन से होते हैं? लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। यू गेट टू नो ना व्हाट इज लीनियर पॉलीमर नाउ। इसमें क्रॉस लिंकेजेस बहुत कम होती हैं। इसमें वीक वैन फार फोर्सेस से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, होता क्या है, थोड़ा नहीं होता बेटा, पूरा बाहर आना तो पूरा बाहर आना होता है ना। ये थोड़ा कि आप आपका पैर कहीं और जा रहे हैं और आपकी बॉडी कहीं और है ना, पूरे आए होगे बाहर। मैं थोड़ा बाहर आई थी। ट्राई टू इसको इंग्लिश में करने की कोशिश करो जरा, है ना। हे गाइस, आई माय बॉडी वाज जस्ट, है ना, आउटसाइड द हाउस बट माय इनर सेल्फ वाज इनसाइड द हाउस, है ना। व्हाट विल दैट लुक लाइक, है ना। सोचो अगर आप बाहर अंग्रेजों से बात कर रहे हो कि यही बताना हो कि यार मैं ना बस थोड़ा सा बाहर आई थी, लिटिल बिट आउटसाइड। व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी वाज लिटिल बिट आउटसाइड? ओके, सो इसीलिए ना जो अंग्रेजी है ना वो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा है, ठीक है ना। और जो हिंदी है या पंजाबी है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि देयर आर सो मैनी फाइनल नुआंसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब अगर आपको बोलते हो पंजाबी में कि यार वहां चले जाओ, है ना, तो अगर आप ठेठ पंजाबी में बोलोगे वो बोलोगे उधर नु वग जा। वगना पता क्या होता है? वगना मतलब होता है बह जा, है ना। तो समटाइम्स आई वाज कि भाई ये क्या बोल रहे बंदे यार, कहाँ की तरफ वग जाओ, इधर आ, करींदे आ, कर दे आ, करांगे। सो दीज आर वेरी complex source of languages, you need to understand that, okay। तो ये होता है कि भाई अगर आप अंग्रेजी में करोगे तो काफी यस, 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 ठीक है, गुड। सो व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक्स? दे बेसिकली आपने देखा होगा प्लास्टिक को अगर आप गर्म करोगे ना तो सॉफ्टन हो जाता है ना। अगर प्लास्टिक की पाइप को अगर आप आग लगाओगे तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है आग लगाने के बाद। लेकिन जैसे ये आपकी है, क्या कहते हैं, लेट मी शो, ये तार है ना, ये तार है, इसको अगर आप आग लगाओगे तो ये एक्सपैंड हो जाती है। और जब एक्सपैंड हो जाती है तो इसको मोल्ड करना इजीली हो जाता है। लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो क्या अब वो दोबारा उतनी एक्सटेंसिबिलिटी होएगी इसमें? नहीं होएगी, है ना। डन। तो ये जो होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं, ये यूजुअली कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है, ओके। ओके, सो प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं? प्लास्टिसाइजर इसी में जो होते हैं, क्या कहते हैं, कोई कंपोनेंट्स डाले जाते हैं। अगर हम बोलो कि कोई इसमें वो डाला जाता है, सर्टेन प्लास्टिक्स डू नॉट सॉफ्टन मच ऑन हीटिंग, तो उनको हीटिंग में गर्म करने के लिए हमने क्या डालते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डालते हैं, उसको हम प्लास्टिसाइजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। लाइक पोनी विनाइल क्लोराइड में आप विनाइल क्लोराइड डालते हो उसमें, तो वो is very stiff and hard, but it is made so by adding dye and butyl phthalate, a plasticizer। प्लास्टिसाइजर का मेन क्या काम होता है? सीधी सी बात है, आपने देखा होगा ये जो पीवीसी की पाइपें आती है ना, है ना, आप पीवीसी के पाइप आती है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। पहले क्या होता था कि आपने पुराने घर देखे होंगे तो उसमें लोहे की पाइपें लगी होती थी और बाहर को लगी होती थी, ये देखा ना आपने। हाँ, तो लोहे के साथ एक पंगा बहुत है कि विद एज, विद 10, 20, 30 years डाउन द लाइन वो सारा गल जाता है। जब गल जाएगा वो, क्योंकि रस्ट तो होना ही होना है, क्योंकि वहां पे आपको एयर चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो रस्टिंग हो जाएगी, तो रस्टिंग हो जाएगी तो फिर आपको कहाँ लीकेज है ये नहीं पता लगेगा। तो घर में जिन्होंने वो पुरानी पाइपें डाली हुई हैं, ठीक है ना, अब ये सिस्टम ये आ गया देखो कि पाइपें रैदर देन आप घर के बाहर लगाने की बजाय, बहुत गंदा लगता है, उसको पाइपें अंदर रखते हो। जब आप घर बनाते हो ना तो जैसे ईंट के अंदर बीच में ही सीमेंट से डाल देते हैं उसको,
ताकि आपको बाहर से पाइपें ना पता चले। अब ये प्लास्टिक की होएंगी तो ये ज्यादा बेटर रहेंगी, ना तो उनको रस्ट लगे ना वो कभी खराब होएंगी। और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चाहिए आपको, ज्यादा बहुत ज्यादा हाई चाहिए। तो जब आपको ये चीजें करनी होती है तो किसी भी प्लास्टिक को मोल्ड करना पड़ता है पहले। तो मोल्डिंग के लिए आपको गर्म होना पड़ेगा पहले। जब आप गर्म हो गए तभी आप मोल्ड कर पाते हो किसी चीज को। देखा ना कभी आपने? तो आपको मोल्डिंग करनी है तो यू नीड टू मेक दैट ऑब्जेक्ट या मेक दैट थिंग, ठीक है ना? प्लास्टिसाइज करने के लिए उसको, उसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी अचीव करने के लिए या बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव करने के लिए आपको प्लास्टिसाइजर्स डालने पड़ते हैं, दैट आर डाई एंड ब्यूटाइल। जब ये डाल देते हो तो जब ये गर्म होती हैं, ठीक है, तो इजी से आप उसको वो कर सकते हो, ठीक है, आप मोल्ड कर सकते हो। तो ये मोल्डेबल प्लास्टिक्स भी बोला जाता है। मोल्डेबल समझ लग गया? अपने ढंग से इसको मोल्डेबल किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा प्लास्टिक हो जो एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद ये दोबारा सेट नहीं होगा, तो दैट विल बी थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यस, ओके, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? आपने वो देखा, रेजिन, रेजिन करके होता है करके, आपने देखा होगा कि जो आजकल वो बनाते हैं तरपाइयां सी बनाते हैं, या जो चारपाई बनाते हैं, या जो आपके ड्राइंग रूम में बीच में पड़ा नहीं होता है ना, तो उसमें आपने देखा होगा वो बड़े अच्छे से उसके ऊपर ना कवरिंग की जाती है और बड़ा ग्लासी सा लुक दिया जाता है ना, मैटी लुक दिया जाता है, ठीक है। वो जो होता है वो होता है रेजिन। रेजिन का एक बात है कि जब आप शुरू में डालोगे ना तो वो आपको बिल्कुल लिक्विड लगेगा हाथ से। पर जब वो एक बार सेट हो जाता है ना, एक बार थर्मो सेट हो गया है ना, तो फिर आप उसके ऊपर चाहे उसको पिघलाओ चाहे उसको जैसे मर्जी करो, वो वैसा ही रहेगा। वो ना तो जले, ना तो वो मोल्ड होगा, ना वो सेट किया जा सकता है, ना वो मतलब दोबारा सेट किया जा सकता है। तो दैट काइंड ऑफ प्लास्टिक इज बेसिकली नोन एज योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, लाइक बेकेलाइट, लाइक मेलामिन, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। लग गई समझ? तो ये रिजिड बना देता है उस चीज को, परमानेंटली रिजिड कर देता है, दैट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। वी विल, या फिक्स पोजीशन कर देता है, एक बार डाल दी तो डाल दी, ठीक है। तो ये देखो अब, व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में मेन अंतर क्या है? जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं दे आर लीनियर पॉलीमर्स, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं थर्मोसेटिंग वाले। इसमें वीक वेंडर फ्लावर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो कि गर्म करने पे मेल्ट हो जाती है, ये नहीं होती हैं। इसको किसी भी गर्म करके किसी भी सांचे में डाला जा सकता है, तो दैट इज योर पॉलीमर, दिस वन थर्मोप्लास्टिक। इसको किसी भी सांचे में नहीं डाला जा सकता। दिस इज मोर देन, ये स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, दे हैव मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये मोल्डेबिलिटी के लिए डालते जाते हैं। अब मेरे को बताओ इसका यूजेस करते हैं, चलो। किसी बंदे को फ्रैक्चर हुआ है ना, उसके लिए बोलते हैं ना कास्ट बना के लाओ आप। वो बाहर से जो बनाते हैं ऑर्थोटिक डिवाइस होता है, जो आपने कभी सुना है? आपने प्लास्टिक से कई बार लगाते हैं वो, है ना? हाँ। अब मेरे को बताओ, विच वन ऑफ द टू विल यू यूज टू फॉर मेकिंग कास्ट? ओके, यू विल रिक्वायर ए थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। अब देखो ध्यान से आंसर करना है इसको। जो थर्मोसेटिंग होता है, हम यूजली यूज करते हैं जब आपको बिल्कुल भी हिलाना ना हो उस एरिया को, जैसे कि आफ्टर द फ्रैक्चर जब आपको कास्ट दी जाती है, तो यू विल से कि भाई एक बार जहां पे लगी इसको हिलाना नहीं, ना तो इधर करना ना तो इधर करना, ठीक है ना? ठीक है। तो आपको जब बिल्कुल नहीं हिलाना होता है तो आपको दी जाता है थर्मोसेटिंग, कि एक बार सेट हो गया उसके बाद इसको हिलाना नहीं भैया। थर्मोप्लास्टिक आप तब देते हो जब आपको मूवमेंट भी करानी होती है थोड़ी बहुत। तो जैसे आपको पहले जब फ्रैक्चर हुआ 4 से 6 वीक्स के लिए आपको ये वाला थर्मो सेटिंग पॉलीमर्स दिए जाते हैं, है ना? थर्मोप्लास्टिक जो मूवमेंट के लिए देते हैं। अब बाद में जब ये हील हो गया फ्रैक्चर, तब आपको मूवमेंट तो करनी है ना भैया, मूवमेंट थोड़ा छोड़ सकते हो, तो तब आपको देते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ओके, डन।
तो ये मूवमेंट ज्यादा परमिट करते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर यूजेस। इनका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। डन डन डन। एग्जाम्पल याद कर लेना, ये वाली एग्जाम्पल हम याद करना, पीएमएमए। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा ये क्या चीज होती है। चलिए, तो वी हैव डन दिस। ओके, एडिशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एडिशनल एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, ये खुद पढ़ लेना। ठीक है, कोई चीज ना समझ लगे इसमें से, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड यू कैन आस्क मी। ओके, कोई ऐसी चीज है नहीं वैसे जो मैंने आपको ना कराई हो। ठीक है, डन। तो व्हाट इज पीवीसी, कैसे बनती है बताओ? पॉलीविनाइल क्लोराइड। कंडेंसेशन से बनेगी या एडिशन से बनेगी, जल्दी बताओ। पीवीसी कैसे बनेगी? समझ गए ना? डन डन डन। ये देखो, पीवीसी बनेगी विद द पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइल, पॉलीब्यूटाइन, पॉलीविनाइल। पीवीसी जो है वो एडिशन रिएक्शन से बनेगी। कंडेंसेशन से आपका बनेगी, रेजिन्स होते हैं, नाइलॉन हो गया, जहां पे क्या निकलता है, ये चीजें बाहर निकलती हैं, ये देख लो। ठीक है, ये चीजें जब बाहर निकलेंगी तो मतलब समझ लग जाएगा कि दैट इज ए कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर नहीं निकल रही है तो दैट इज एन एडिशन रिएक्शन। दो रिएक्शन ही होते हैं पॉलीमराइजेशन में। डन डन डन। तो वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब और क्या रह गया? वी हैव अंडरस्टैंड। अच्छा, प्रेपरेशन बनाते हैं थोड़ी सी, चलो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं हम थोड़े से। लेट मी चेक, लेट मी चेक। हाँ, चलो। अब हमने जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स पढ़ने हैं उसको हमने 3 क्लासेस में पढ़ना है, याद करो। पॉलीडाइईन्स, ठीक है ना? याद रखो, पॉलीडाइईन्स। फिर हमने पढ़ना है पॉलीओलेफिन्स। ठीक है ना? लेट मी शो यू। ठीक है, जस्ट अ सेक। या सेकंड पॉइंट है इसका पॉलीओलेफिन्स। ठीक है, ये ओलेफिन्स क्या होते हैं मैं भी अभी बताऊंगा आपको। ओके, एंड इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बेसिकली पॉलीडाइईन्स। ठीक है, पॉलीडाइईन्स का मतलब होता है, अब ये याद रखो, लाइक हाउ कैन वी नेम दिस कंपाउंड। ध्यान से याद रखते हैं। लेट अस मेक ए कंपाउंड फर्स्ट। CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड C, CH3, सिंगल बॉन्ड C, क्या था, CH एंड CH2, सॉरी, CH एंड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। ये बैलेंस होगा कि नहीं देख लो। दो इधर, चार, दो, एक, दो, तीन, चार, यस, डन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अब इसका नामकरण संस्कार करते हैं। चलो, एक बात मैंने आपको शायद करवाना, मैं आई फॉरगॉट। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। कहाँ गया? वेयर इज द इरेजर? इरेजर कहाँ गया भैया? टेक्स्ट इरेज, यस इरेज। हाँ जी, अब बात करते हैं हम कि इसको नामकरण संस्कार कैसे करते हैं। ले आओ। ठीक है ना? एक जो मैं आपको बताने की बात करी, जब सिंगल बॉन्ड आता है ना, जब डबल बॉन्ड एक ही बार आता है सी और सी में, तो हम उसको बोलते हैं ईन। ठीक है ना? अगर दो बार इसी कंपाउंड में जैसे दो बार डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसको बात करने के लिए आपको डाई इन बात करनी पड़ेगी। लग गई समझ? ये चीज समझ लग गई? ठीक है ना? तो इसको अब आप इन के साथ डाई लगा दोगे। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 बार डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो यू विल से ट्राइन। ठीक है ना? ओके, सो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का अब समझ बता दिया आपको।
ये इन इन जहां लग रहा है ये दर्शाता है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डाई इन या ट्राई इन ये बताता है कि एक ही कंपाउंड में कितनी बार डबल बॉन्ड लगा है। डाई बॉन्ड डाई इन मतलब 2 बार लगा है, कम से कम 2 बार लगा है, ठीक है ना, तो दैट इज डाई इन। तो ये डाई इन बन जाएगा। एंड में डाई इन लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा, अब मेरे को बताओ, इसकी हमने नंबरिंग करनी है, सपोज यहां से कर ली 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो कितने कार्बन्स बन रहे हैं, इधर से भी कर लो या इधर से भी करके देखो कितने कार्बन्स बन रहे हैं। 4। 1 2 3 4। दूसरे के साथ कौन सा लगा हुआ, ग्रुप लगा, कौन सा ये ग्रुप कौन सा है, बताइए जल्दी। मिथाइल। तो कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। तो मैं ये यहां लिख सकता हूं 2 मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल लिख दिया। जैसे ये देखो 2 नंबर पे लगा तो 2 मिथाइल लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ कौन से ग्रुप में डबल बॉन्ड लगा है। अब ये देखो यहां से शुरू किया ना 1 2 3 4। हाँ, तो 1 3 डाई, नॉट 1 4 डाई। वाई, बिकॉज जिस यहां से जब शुरू करोगे ना तो यहाँ के साथ जो छोटा होता है ना उसके साथ लगा है डबल बॉन्ड, तो 1 नंबर पे ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर कितने नंबर पे लगा, 3 नंबर पे, 1 3। अब ये 4 कार्बन है, ब्यूटा बन गया 2 मिथाइल 1 3 बूटा डाइईन। ठीक है जी, डन डन डन। यू अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी इजी। किसी को समझ ना लगाओ यार, शर्मिंदे नहीं होना, पूछ लिया करो, ठीक है ना। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। समझ आना, नहीं समझ लगा इट्स ओके, रिपीट कर देता हूं मैं यार, देखो कितने लोग निकला है ना, तो इट्स ओके। तो देखो सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं। तो आपको पता है मैंने जब नेमिंग कराया था तो नेमिंग मैंने आपको कराया था कि इस ग्रुप को सबसे छोटा आना चाहिए, ठीक है। इस ग्रुप को सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। तो चाहे आप यहां से शुरू कर लो 1 2 3 4, चाहे आप यहां से शुरू कर लो 1 2 3 4, दोनों तरफ से कर सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा मिथाइल ग्रुप किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हम ये वाले को काउंट करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला सिस्टम नहीं ले सकते हम क्योंकि इसमें 3rd नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। ओके सुमित, डन। ये समय लगा कि यहाँ पे मिथाइल क्यों लिखा हमने, तो मिथाइल यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हमने नीचे वाला डिस्कार्ड कर दिया, ऊपर वाला रखेंगे। अब ये दूसरे नंबर पे मिथाइल आ गया, तो सबसे पहले ये ग्रुप का बताते हैं, जो ग्रुप लगा होता है। अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप होता, C2H5 होता, तो वी विल सेड 2 इथाइल, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल लगा तो हमने क्या लिखा है, 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अगर इन आपको दर्शाता है कि डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर डाई इन है मतलब जितना भी बड़ा यूनिट है उसमें दो कम से कम डाई इन है, मतलब डाई इन का समय लग गया ना, डबल बॉन्ड है। नहीं अभी बताता हूँ यार, रुक जाओ 1 मिनट, सारा 1 मिनट रुको। अभी पहले ये समझ लो, ठीक है। तो ये डाई इन हो गया, ओके, डाई इन लग गया समझ, 2 मिथाइल समय लग गया। अब हम ग्रुप करते हैं, तो जब भी छोटे होता है ना, जब कार्बन पहले वाला होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये आप बोलोगे, ये ऐसा नहीं बोलोगे सेकंड के साथ डबल बॉन्ड है, यू विल से कि फर्स्ट के साथ डबल बॉन्ड है, पहले वाला लेना होता है हमेशा। तो वी विल से 1 और 3 ब्यूटा डाई, ठीक है। ब्यूटा क्यों लिखा, 1 2 3 4, 4 कार्बन थे इसलिए। डन, ओके सुमित, इज इट ओके फॉर यू सुमित, गुड, ठीक है, लग गया समझ। चलो अब हमने इसमें क्या करना, पॉली डाइईन्स का क्या मतलब है, यहाँ पे सारे ग्रुप वो होंगे जहां पे डाइईन है, ठीक है ना, डाइईन। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नेचुरल रबर की, मतलब 2 डबल बॉन्ड होने ही चाहिए, ठीक है, पॉली डाइईन्स। तो सबसे हम बात कर रहे हैं पहले, अरे नहीं बेटा, कहने का मतलब ये है, ये देखो ये दिख रहा है आपको, लेट मी क्लियर दिस आउट फर्स्ट। ये देखो ये CH2 है ना,
अब ये यहाँ से स्टार्ट करना है, क्यों पता लग गया 1 2 3 4, क्योंकि मिथाइल को सबसे कम करना था, ठीक है ना, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, हाँ नियर पड़ता है उसके साथ में ऐड करना, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड इसका माना जाएगा, इस वाले ग्रुप का, इस वाले कार्बन का नहीं माना जाएगा। डन। डबल बॉन्ड हमेशा पहले वाले जहां से स्टार्ट हुआ उस कार्बन का लेना है, ठीक है। तो तभी हमने 1 और 3 नंबर पे लिखा था डाई ई, ठीक है, पहला और तीसरे ग्रुप में, यस फंक्शनल ग्रुप, यस यस यस, लग गई समझ, ओके। नाउ हम नेचुरल रबर की बात करते हैं। जो नेचुरल रबर होती है, अगर हम उसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो इट इज 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, इसको आप आइसोप्रीन भी बोलती हो, ठीक है। आइसो क्यों लगा था, जब मैंने आपको आइसोमर्स करवाए थे तब मैंने आपको बताया था। वैसे ही ये पेंटीन है, पेंटीन है ये, समझ रहे हो, पेंटीन 5 वाला था, लेकिन एक जो मिथाइल ग्रुप है वो नीचे आ गया और डबल बॉन्ड लग गया। डन, ठीक है ना। ये पेंटीन था, पेंटीन का ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए ये मिथाइल ग्रुप जो ये सी एच यहाँ पे लगा था 3, ये यहाँ पे नीचे आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया आइसोप्रीन। याद है आइसोप्रीन, नियोप्रीन भी पढ़ा था हमने, है ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको। जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीमराइजेशन अब समय लग गया क्यों होती है, जब इसमें एडिशन रिएक्शंस होंगे, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कुछ निकल रहा है H2O बाहर, नहीं निकल रहा ना, तो समय लग गई, ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज कौन सा रिएक्शन है, एडिशन या पॉलीमर, यार यू गेट दिस वन ना, ये एडिशन रिएक्शन है। जितने भी अनसैचुरेटेड, मोस्टली जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें हम यही रिएक्शन फॉलो कर देते हैं, ठीक है। डन, जो सोनली अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अब ये CH2 इस डबल बॉन्ड ये वाला टूट जाएगा और यहाँ पे CH यूनिट जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम बनाते हैं, दिस इज बेसिक कंपोजिशन ऑफ योर रबर, लेटेक्स, लेटेक्स का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो दिस इज योर नेचुरल रबर, पॉली आइसोप्रीन। डन, डन डन डन, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। अब जो लेटेक्स होता है, जिससे आपके हैंड्स के ग्लव्स बनते हैं, जो डॉक्टर डालते हैं, आपने देखा होगा काफी स्ट्रेचेबल होते हैं, है ना, वो स्ट्रेचेबल होते हैं। वो लेटेक्स क्या होता है केमिकली, अगर आप देखो तो उसमें 25 से 40% नेचुरल रबर डाली जाती है, ठीक है। उसको वाटर में थोड़े से स्टेबलाइजर प्रोटीन डाले जाते हैं, फैटी एसिड्स डाले जाते हैं, तो उसकी लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। डन। एक आपने देखा होगा, याद रखो एक बात याद रखो, एक आपने देखा होगा शुरू शुरू में जब कोरोना का बड़ा कहर था ना, तो ग्लव्स जो थे वो 5 5 रुपए जो छोटे यूज करने वाले होते थे, जो ऐसे डालो, अगर आप अच्छे से नहीं डालोगे ना तो वो फट जाते थे। याद है, बड़े हल्के क्वालिटी के होते हैं वो, किसी ने देखे वो, जब वो आप डालने की कोशिश करो तो यहाँ पे डालते डालते वो पूरे का पूरा उधर जाता है। तो वो वाले जो होंगे, वो वाले भी होते हैं, वो भी नेचुरल रबर के बनते हैं। और एक जो डॉक्टर्स डालते हैं वो बड़े मोटे तगड़े होते हैं, मतलब मोटे नहीं होते, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं, वो जल्दी फटते नहीं है, ठीक है ना। तो दैट आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर। आपने अगर 25% उसमें नेचुरल रबर डाली है तो थोड़ा हल्का होगा और ज्यादा जल्दी टूट जाएगा, 40% डाली है तो वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। डन। नेचुरल रबर समझ लग गया। नेचुरल रबर की बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रॉ रबर, पहले हम बात कर लेते हैं। ये बहुत ही ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब जल्दी टूट जाता है, मैंने आपको बताया लो टेम्परेचर पे, ठीक है। बिकम्स वेरी सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। दस इट कैन ओनली बी यूज एट ए टेम्परेचर रेंज यहाँ, ठीक है। पर आपको पता है जैसे अमेरिका के ऊपर जाते हो आप, लाइक इन आर्टिक सर्कल या अंटार्कटिका, तो ये तो रेंज बहुत कम टेम्परेचर होता है, -10 -40 डिग्री हो सकता है, तो वहां पे आप नहीं यूज कर सकते उनको, ठीक है, ठीक है। उसके लिए फिर आपको कुछ नया चीज करनी पड़ेगी, कुछ नया उसमें इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, वो हम अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। इट इज टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी ऑपरेशन, तो हैवी ड्यूटी ऑपरेशन है वो आप नहीं यूज कर सकते हो इनको, ठीक है। आप सिर्फ सिंपल यूज कर सकते हो उनको अपने हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऑन स्ट्रेचिंग इट अंडरस्कोर परमानेंट डिफॉर्मेशन, समझ लो, एक बार खींच लिया तो उतना बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो वापस उस लेवल पे, पुराने लेवल पे नहीं जाता है, तो दैट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन।
नॉट रेजिस्टेंस टू मिनरल और एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब में जाते हो तो आपको अच्छे क्वालिटी वाला रबर डालना पड़ता है, जिसको आप वल्कनाइज्ड रबर बोलते हो। आप सिंपल नेचुरल रबर से बनाए हुए दस्ताने नहीं डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके ऊपर मिनरल ऑयल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट गिर जाता है तो ये रेजिस्टेंट नहीं है उनके एक्शन के लिए। ये आपके ऊपर नीचे वाला जो हाथ है उस पे रिएक्ट कर सकता है। अब क्या हुआ कि 1880-93 के दशक में क्या हुआ कि भाई 1893 की सदी मतलब साल में क्या हुआ कि ये एक्सीडेंटली ना एक बंदा था जिसका गुडियर गुडियर का नाम याद है? चार्ल्स गुडियर। गुडियर के टायर देखे होंगे आपने। बहुत जैसे एमआरएफ है, जैसे गुडियर के टायर बहुत माने जाते हैं, बड़े महंगे मिलते हैं इनके टायर्स। याद है आपने देखे? तो ये गुडियर के नाम पे ही टायर बना था। तो इसने देखा भाई जो अगर हम नेचुरल रबर को हीट करते हैं और उसमें सल्फर डाल देते हैं, जितना हम सल्फर डाल देते हैं उतना ये जो होता है हमारे पास रबड़ होता है वो सख्त हो जाता है। समझ गए मेरी बात? सख्त हो जाता है। तो जितना ज्यादा सख्त होगा रबड़ और उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। इसी के लिए वल्कनाइज्ड रबर से आप टायर बनाते हो। लग गई समझ? तो वल्कनाइजेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ सल्फर बाय हीटिंग। ठीक है ना? तो हीट करना पड़ेगा पहले आपको। किसको? रबर को हीट करना पड़ेगा। जो नेचुरल रबर आप दरख्त से मिलती है आपको, या जो आप पेड़ों से लेके आते हो, उसको पहले गर्म करना पड़ेगा। ठीक है? फिर सल्फर डालनी पड़ेगी। जब सल्फर डाल देते हो तो ये काफी ज्यादा आपने आपने टायर देखा काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना? और ये भी नहीं कि सड़क पे ज्यादा वो स्ट्रेंथ भी होती है उनके पास, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी होती है उनके पास, तभी हम उसका यूज कहाँ करते हैं? टायर बनाने में। ठीक है? डन। तो ये वल्कनाइजेशन जो है ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है? लेट मी शो यू। वल्कनाइजेशन बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर क्रॉस लिंकिंग फाइबर्स, द अमाउंट ऑफ सल्फर यूज्ड। आपको पता होगा जितना ज्यादा सल्फर डालोगे उतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा। बट जब आपको टायर बनाना है बेटा, कुछ चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। टायर इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए। समझ गए? अगर सख्त टायर होगा तो क्या होगा कि भैया वो अगर आप कहीं पे टकराए या कहीं पे वो आया क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर आया तो फिर तो वो टूट ही जाएगा, सीधा एक्सल पे बजेगा, है ना? तो इतना जरा फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए आपको जब आप टायर देखते हो, प्लस आपको हार्डनेस भी चाहिए। तो ये इनका जो होता है वो डिपेंड करता है। 8 to 10% होता है, कहीं पे 3% होता है ना? तो यूजुअली जो क्रूड रबर है उसको मिक्स किया जाता है 3% सल्फर के साथ। ठीक है ना? और हीट किया जाता है 153 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखना ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, 153 डिग्री सेल्सियस। 3% ग्राउंड सल्फर या सल्फर। ठीक है ना? ये कंटेंट याद करना जरूरी है वल्कनाइजेशन पे। और टेम्परेचर और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इसके यहाँ पे लिखी नहीं हुई, यू कैन चेक इट ओवर द नेट आल्सो, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए हीट करना चाहिए, तब हम उसको वल्कनाइज बोलते हैं। ठीक है जी? डन। ओके। अब जो वल्कनाइजेशन हो रही है, तो मैंने आपको बताया था नेचुरल जो रबर होता है ना वो लीनियर पॉलीमर होता है। लीनियर पॉलीमर रहते हो, इस लेयर के साथ और इसके लेयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। लेकिन जब आप सल्फर डाल के हीट करते हो 153 डिग्री सेल्सियस पे तो क्रॉस लिंकिंग बन जाती है। देखो सल्फर सल्फर एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकिंग बना रहा है ना? तो ये ब्रांच्ड पॉलीमर बन जाता है। यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? ठीक है जी? तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, और ये ACIO में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं तब पूछ रहा हूँ, तब बता रहा हूँ आपको कि भैया जी ACIO वाला एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ नेचुरल रबर? नेचुरल रबर का केमिकल नेम क्या था? तो नेचुरल रबर आपको बता दिया आइसोप्रीन होती है। आइसोप्रीन को अगर आपको केमिकल नेम पूछा जाए तो व्हाट इज दैट? जो आज हमने पढ़ा, 2 मिथाइल 1,4 ब्यूटाडाइईन। ठीक है? तो ये याद कर लेना, लिख के भी रख लेना, ये इसीलिए आपको करवाया गया है। डन डन डन। चले आगे। चलो, we have done this. So vulcanization of rubber we have done. What is the difference between natural rubber and vulcanized rubber? Natural rubber is soft and sticky. ठीक है ना? Vulcanized rubber is hard and non sticky. टायर देखा ना? उसमें पानी डालोगे तो पानी ऊपर
वो नहीं ना, स्टिक नहीं करता ना, तो दैट इज नॉन स्टिकी, दैट इज वल्कनाइज्ड रबर। यस 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 रिबिका, हम बात करेंगे अभी, अभी वही करने वाले हैं हम। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल मतलब अगर हम ये खींचेंगे तो टूट जाएगा, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ज्यादा हाई होता है। इलास्टिसिटी इसकी लो होती है, इसकी इलास्टिसिटी भी हाई होती है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी क्यों, अब बताओ सर, आप इसको पूछो कि भाई इलास्टिसिटी क्यों ज्यादा हाई होती है। अगर आपने वो गुब्बारे में प्रेशर डालते हो, हवा भरते हो, तो वो फट जाता है ना। टायर का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर से वो आप क्या कहते हैं, हवा जो है उसको अंदर रखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसके कारण उसकी इलास्टिसिटी जो होती है ना, वो काफी हाई होती है। बहुत हाई प्रेशर पे भी है इलास्टिक रह सकता है, ठीक है। टेम्परेचर रेंज नैरो है, टेम्परेचर रेंज देखो कितना बड़ा वल्कनाइज्ड रबर का, ठीक है ना। इट हैज लो वियर एंड टियर, इसका हाई वियर एंड टियर रेजिस्टेंस होता है। आपने देखा हो तभी टायर डालते हो तो 40-50 हजार किलोमीटर की आपका नॉर्मल सारी कंपनियां गारंटी देती है। गुड ईयर की डालोगे दे गिव यू वारंटी ऑफ 1 लाख किलोमीटर्स। ओके, ठीक है। डन। तो ये सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है, इस इन सॉल्वेंट्स में भी इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इन वल्कनाइज्ड रबर। ओके, सो ये हो गया हमारे पास। अब सिंथेटिक रबर्स भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। सिंथेटिक रबर, बता दें नाम से पता चल जाएगा आपको कि सिंथेटिक रबर्स जो होंगे ये नेचुरल रबर की इंप्रूवमेंट है, ठीक है। यूजुअली विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड गैस सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, क्लोरोपीन बात है, जैसे वो बूटाडाइन था ना, तो वो मिथाइल ग्रुप हमने हटा दिया तो क्या डाल दिया वहां पे, क्लोरीन डाल दिया, यही वाला है, सेम टू सेम रबर ही है ये, ठीक है। ये रबर ही है। तो रबर में हमने क्या किया, ये जैसे ये था ना, हमने यहाँ पे आइसोप्रीन 2 मिथाइल 1,3 बूटाडाइन था, ये मिथाइल हटा के यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, और कुछ नहीं किया, नेचुरल रबर से बन रहा है ये। सिंथेटिक रबर इज आल्सो मेड फ्रॉम नेचुरल रबर ओनली, ठीक है ना। सिंथेटिक रबर में क्या चक्कर पड़ जाता है, इसमें अब वो जो मिथाइल ग्रुप हट गया, उसकी जगह क्लोरीन डाल दिया आपने। इसी का जब आप बनाई जाओगे, इसको आप बोलते हो नियोप्रीन, ठीक है, या क्लोरोप्रीन, ठीक है। अगर HCl से कर रहे हो तो क्लोरोप्रीन, ठीक है। डन 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 डन, यू अंडरस्टैंड दिस। क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बन गई, ठीक है। ओके, what kind of polymerization it will be? It will be a homopolymer और copolymer, बताओ। क्लोरोप्रीन will be a homopolymer और copolymer, बताओ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। होमोपोलीमर और कोपोलीमर, इट्स अ होमोपोलीमर। होमोपोलीमर मतलब सेम रिपीटिंग यूनिट्स हुआ करेंगे इसमें, ठीक है। इट इज डेफिनेटली मेड अप ऑफ एडिशनल रिएक्शंस, ओके। इसमें अगर आप बात करते हो, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो नियोप्रीन होता है ना, नियोप्रीन आप यूज करते हो यूजुअली टू स्टोर जो आपका सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये मोबिल ऑयल देखे आपने, मोबिल ऑयल, है ना। ये जो मोबिल ऑयल होते हैं, ये प्लास्टिक एक स्पेशल में डाले जाते हैं। वो प्लास्टिक जो बाहर उसकी होती है प्लास्टिक, वो प्लास्टिक नियोप्रीन की बनती है, बिकॉज उसमें आपको स्टोर करना है वो चीज, ठीक है।
बाकी अगर किसी और में सिंपल में स्टोर करोगे तो वो रिएक्ट कर सकते हैं, वो खराब कर सकते हैं। दूसरी ये कहाँ पे बनते हैं नियोप्रीन वाले यूज करते हैं आपके शू की हील बनाने में और बेल्ट के होजेस बनाने में। बेल्ट होती है ना जो बेल्ट, जिसको बोलती है रैक्सिन है जी, ये प्योर लेदर है जी, प्योर लेदर है ना। आपको 200-250 रुपए में बेच रहे होते हैं, 80 रुपए का माल होता है वो ये होता है, सिंपल रबर होती है, ठीक है। नियोप्रीन स्टोरेज, पेट्रोल, ऑयल और अदर सॉल्वेंट को स्टोर करने के लिए। एक वो आपने कैनी सी देखी होगी, ब्लैक कलर की होती है, और जो ये गाड़ियां जाती है ना जैसे ऊबड़ खाबड़ इलाकों में, है ना, जहां पे पेट्रोल पंप पास में नहीं होता, तो वो 10-15 वो जीप जो होती है उसके पीछे अलग से कैनी रखी होती है ना। तो वो जो कैनी होती है ना बेटा, वो इसी की बनाई जाती है, नियोप्रीन की, ठीक है। यस, गुड रिबिका, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ना। दीज आर सिंथेटिक रबर्स, ठीक है, सारी ही सिंथेटिक है। इवन योर वल्कनाइजेशन रबर भी अगर आप भरोगे नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर में तो आपको समय लग गया ना, ये सारी आ जाएंगी। इवन आपका वल्कनाइज्ड रबर भी सिंथेटिक रबर ही है, क्योंकि आप उसमें सल्फर डालते हो, सल्फर आपने डाला ना। सिंथेटिक रबर में भी सेम टू सेम चीजें आप खुद बना रहे हो, ये सारी चीजें, ठीक है। बनती किससे है ये? सेमी सिंथेटिक, यस, सॉरी सॉरी, सेमी सिंथेटिक, ठीक है। बनती किससे है? ये नेचुरल रबर से ही बनती है। डन डन डन, नेचुरल रबर, ओके, वही इसका बेस होता है, सेमी सिंथेटिक। क्या और दो तरह के और हम पढ़ेंगे, बूना एस एंड ब्यूना एन, दो तरह की और रबर होती है। बीयू से मतलब होता है ब्यूटाडाइन, एन से मतलब नेचुरल रबर, और एस से मतलब होता है स्टाइरीन, ठीक है। इसीलिए इसका नाम डाला है बूना एस। ब्यूटाडाइन ही वही होता है डाइइन, सिंपल, बूटाडाइन। तो बूटा से हमने बू ले लिया, एन से नेचुरल है, नेचुरल रबर है, वो ले लिया, और स्टाइरीन से हमने एस ले लिया। तो बूना एस करके एक रबर आती है, और ये इसको जब आप यूनिट को यूज करते हो, दो ब्यूटा, इसमें दो डिफरेंट यूनिट है, दो डिफरेंट मोनोमर है, एक है ब्यूटाडाइन, एक है स्टाइरीन, ठीक है। तो ये दोनों है, तो ये कौन से पॉलीमर होंगे? कोपॉलीमर, ठीक है, डन। और किस रिएक्शन से बनते हैं? एडिशन रिएक्शन से बनते हैं। और किसकी प्रेजेंस में बनने हैं? हीट और Na की प्रेजेंस में ये बनाओगे तो ये आपके पास बनेगा बूना एस, ठीक है। यू नीड नॉट टू रिमेंबर दी स्ट्रक्चर्स, ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना याद करो। बूना एस समय लग गया, एस से स्टाइरीन, ब्यूना से ब्यूना डाइइन, ठीक है ना, ब्यूटाडाइइन, डन। ये कहां पे, ये टायर मेकिंग में भी हेल्प करता है। जो टायर है आपके वो बेसिकली वल्कनाइज रबर्स होते थे पहले, अब ये पूना एस यूज करते हो, ठीक है, स्टाइरीन। और रबर की जो आप जूते बनाते हो, कि रबर की जो सोल होती है ना, व्हाइट व्हाइट कलर की, जो आपके स्पोर्ट शूज होते हैं, वो भी इसी में बनाए जाते हैं। बेल्ट भी बनाए जाते हैं, होजेस भी बनाए जाते हैं, ब्रूना एस के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग भी होती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी ज्यादा होती है। दूसरी रबर होती है ब्यूना एन, सेम होएगा, इसमें ब्यूटा डाई इन, फिर यहाँ पे रहेगा, ए से क्या आ जाएगा, सॉरी, एन से क्या आ जाएगा, एक्राइलो नाइट्राइल। एक्राइलो नाइट्राइल जो होता है, तभी मैंने इसके रिएक्शन नहीं डाला है यहाँ पे, कोई याद नहीं है, ये ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। और इस ये पानी अब्सॉर्ब नहीं करती है, ना ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अब्सॉर्ब करती है। तो इसको कहाँ यूज किया जाता है? ये आपकी टंकियां आती है ना, ये जो आती हैं, ये सिंटेक्स की टंकियां, या जो भी टंकियां आजकल आप पानी भरने के लिए यूज करते हो ऊपर, ठीक है, वो इसी की बनी होती है, फॉर मेकिंग ऑयल सील्स, ठीक है ना। ये जो सील बनाते हो ऑयल की आप, या आप सॉल्वेंट यूज करने के लिए, इनके बेसिकली यूज नियोप्रीन का, बूना एन का, बूना एस का, इट इज यूज्ड फॉर storage of organic solvents as well as water, okay। या रेबिका, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट की सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं? जो प्लांट से ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, वो तो फिर सारे ही हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हो यार। सिंथेटिक पॉलीमर्स, पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय मैन इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। अरे यार, नेचुरल रबर कहाँ से ऑब्टेन होती है बताओ मुझे। तो नेचुरल रबर आप नेचुरल में डालोगे, किस में डालोगे? सेमी सिंथेटिक में डालोगे, ठीक है, यू गेट टू नो दिस।
Natural rubber is basically your plant product, okay? It's a natural polymer, okay? बट अगर आप इससे आइसो वो बना रहे हो, नियोप्रीन बना रहे हो या पॉलीविनाइल क्लोराइड बना रहे हो, कोई भी ऐसी चीज बना रहे हो, तो दैट इज योर सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिकली जब आप प्रिपेयर करते हो, लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दीपिका, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, नेचुरल रबर आपको समय लगा, दैट इज ए नेचुरल पॉलीमर, ठीक है? हमने दो चीज की क्लासिफिकेशन और करी थी, सेमी सिंथेटिक एंड योर सिंथेटिक, ठीक है? सिंथेटिक है ना? जो सेमी सिंथेटिक होती है उसमें बेस कौन सा होता है? नेचुरल रबर ही होता है, यानी कि नेचुरल पॉलीमर से ही आप डिराइव करके आगे जाके कोई नई चीज बनाते हैं, ठीक है ना? इसका एग्जांपल है वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है? उसमें बेस क्या है? बेसिकली आपका नेचुरल रबर ही है, ठीक है ना? ओके। सिंथेटिक में क्या आता है? सिंथेटिक में आता है बेसिकली जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हो आप, ठीक है ना? लेबोरेटरी में, अब लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर रहे हो तो बूना एन की बात कर रहे हैं या बूना एस की बात करें या हम नियोप्रीन की बात करें, नियोप्रीन, ठीक है ना? ये आप सिंथेटिक में डालते हो, ये आप सेमी सिंथेटिक में नहीं डालते हो। क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए हम नहीं डालते क्योंकि ये वैसे बनते सारे नेचुरल रबर से ही हैं। तो यू शुड बी क्लासिफाइंग इट इन सेमी सिंथेटिक। बट पहली बात, ये नेचुरल रबर से मैंने आपको बताया था कि एक ही डिफरेंस होता है नियोप्रीन में और क्लोरोप्रीन में, जिसको आपने नियोप्रीन भी बोला था। लेट मी शो यू, यू रिमेंबर दिस? ये आज ही करके आया, ठीक है ना? व्हाट इज दिस? आइसोप्रीन, ठीक है ना? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा था ना, मैंने आपको बताया कि पहले अगर आप इस मिथाइल ग्रुप को क्लोरीन से कन्वर्ट कर दो तो आपका क्या बन जाएगा? नियोप्रीन। डन। अब ये जो नियोप्रीन है ये आपने केमिकली बनाया भैया, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं है। डन। ओके। तो जब ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं है तो आपने लेबोरेटरी में बनाया नेचुरल प्रीन, नियोप्रीन, और नियोप्रीन का अगर आप यूज करके बनाते हो पॉली नियोप्रीन, या जिसको आप बोलते हो ये वाला, लेट मी शो यू, ये विनाइल क्लोराइड आ गया, नहीं नहीं नहीं, इससे ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक मिनट, आर यू गेटिंग दिस? ये स्टाइरीन है, ये देखो, लेट मी क्लियर दिस आउट। डन। क्लोरोप्लीन से जब आप नियोप्रीन बनाओगे ना बेटा, ठीक है, जो कि उसी की पॉलीमर फॉर्म होती है, उसको आप नियोप्रीन बोलते हो, ठीक है? जब नियोप्रीन बना तो नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक polymer. Why it is a synthetic polymer? Because it is made from a substance that is made in the laboratory. So neoprene is clubbed under synthetic rubber. It does not come under semi-synthetic category. Okay, that's very good question, Deepika. तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझ लग गया बेटा? Why we have a definite different classification of synthetic rubbers and we does not include them in the already natural rubber. Okay, चलिए, दैट्स गुड क्वेश्चन, आगे चलते हैं। बुनान का मतलब समझ लग गया? एक और रबड़ होती है जिसका नाम होता है बुटाइल रबर, वो भी बुटाडाइन का बुटाइलिन के साथ रिएक्शन होता है बस। डू नॉट नीड टू रिमेंबर देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है? ब्यूटाइल का मतलब है दोनों ही, एक ब्यूटाडाइन है एक ब्यूटाइन ब्यूटाइन है, इसका यूजेज याद कर लो। ये टायर की इनर ट्यूब होती है ना, जो अंदर जो पंचर होती है, याद है? जो अब तो ट्यूबलेस टायर्स आ गए, लेकिन जो पहले टायर्स होते थे ना, उसमें क्या होता था कि आपके पास अंदर एक वो होती थी, छोटी सी, क्या बोलते थे उसको, एक बोलते नहीं थे, टायर होती थी, ट्यूब ट्यूब, है ना? जो ट्यूब ऑफ द टायर थी, उसको मेक करने के लिए आप ये वाला यूज करते थे, ब्यूटाइल रबर। ओके, वो भी रबर की बनी होती थी, ठीक है? तो वो उसकी होती थी। कन्वेयर बैंक, टैंक की लाइनिंग्स, टैंक जो अंदर वाले टैंक होता है ना, पानी वाला टैंक स्टोरेज होता है, उसके जो अंदर चलती है लाइनिंग्स, दैट इज यूज टू मेक दैट आल्सो, ठीक है? इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज वायर्स, तो इनको सब बनाने में आपका कौन सा चीज यूज होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है? डन। अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? चलें आगे फिर।
चलिए, वी हैव डन पॉली डाइईन्स, वी हैव डन रबर्स, ठीक है ना। पॉली ओलेफिन्स क्या होते हैं? ओलेफिन्स, ओले का मतलब होता है, ओलेफिन का मतलब होता है एल्कीन, ठीक है। तो इसमें अब सिंपल होएगा, एक ही मोस्टली हम जो इसमें बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे सिंगल एक डबल बॉन्ड की। इससे हमने पॉलीडाइंस करा था, अब हमने पॉली ओलेफिन्स पढ़ेंगे। ओलेफिन्स मतलब सिंगल डबल बॉन्ड, ओके। तो पॉलीथीन आपको मैंने पहले भी कराया, दो तरह के पॉलीथीन होते हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। Depending on the nature of branching in the polymer chain and is not compact in polymer molecules, ठीक है। लो डेंसिटी में क्या होता है? ब्रांचिंग होती है कि नहीं होती है? हैज ब्रांचिंग इन पॉलीमर एंड इज नॉट कंपैक्ट इन पैकिंग, ठीक है। लो डेंसिटी जो इथी पॉलीथीन होता है ना बेटा, वो आपका बहुत ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है उसमें, सॉरी बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है। जो हाई डेंसिटी होता है उसमें पॉलीथीन में ब्रांचिंग नहीं होती है, ये याद बेसिकली रखो। जो पॉलीथीन है कहाँ या क्या क्या चीजों में बनाने में हेल्प होती है इससे? that are used to make pipes, insulators, packing film और कैरी बैग जो आप यूज करते हो, they all are made up of। अब ये बात याद रखो, जो पॉलीथीन लो डेंसिटी के होते हैं, ये आपने देखा होगा, मनिहारे की दुकान पे जाते हो या कुछ भी चीज लेने जाते हो, आपको लिफाफे में डाल के देता है, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है ना। याद है? दैट इज लो डेंसिटी योर पॉलीथीन। या जब आप आजकल वो खाना बनाते हैं तो खाने के ऊपर वो ना मक्खियां ना बैठे तो एक परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू दैट थिंग। एक उसकी परत चढ़ा देते हैं, ये देखो, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। सॉरी, लिपोप्रोटीन बोलता रहता हूँ, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लग गया? ये जो ग्लव्स पड़ा है ये भी लो डेंसिटी है। ये जो आप खाने के ऊपर चढ़ा देते हो ताकि उसके ऊपर मक्खियां ना बैठे, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जो होता है, ये जो आप सारा देखो पैकेज मटेरियल के भी बड़ा यूज करते हैं, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है, ठीक है ना। और जो आप नॉर्मली यूज करते हो अपने दिनचर्या में, जैसे कि ये बकेट हो गया पेंट वाली, या ये वाला हो गया कैनी होगी, या ये वाले ब्लैक ब्लैक कलर के जो लिफाफे होते हैं मोटे होते हैं, ये आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। Done? HDPE. You get this? Okay. Now let us do something more. अब हम करते हैं सेकंड टाइप के। एक तो हमने पढ़े पॉलीडाइईन्स, एक हमने पॉली ओलेफिन्स, पॉलीडाइईन्स, फिर अब हम पढ़ रहे पॉली ओलेफिन्स। जब हमने पॉली ओलेफिन्स पढ़ा उसकी एग्जांपल थी पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, टेफ्लॉन, ये सारे क्या हैं? इनमें डबल बॉन्ड सिर्फ एक है। पहले हमने पढ़ा जिसमें डबल बॉन्ड दो थे, कम से कम दो थे, पॉलीडाइईन्स। अब हमने पढ़ा पॉली ओलेफिन्स। पॉली ओलेफिन्स में एक ही डबल बॉन्ड होता है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल होती है, सर लीनियर पॉलीमर में पॉलीथीन होता है पर वो हाई डेंसिटी है। अरे देखो, जिसमें ब्रांचिंग की जाती है, ठीक है, ब्रांचिंग होती है, जो ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं वो लो डेंसिटी होते हैं, एलडीई, ठीक है ना। जो हाई डेंसिटी होते हैं वो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। डन। तो आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बता दिया, ये फर्क समझ लग गया। जो लो लो डेंसिटी होते हैं वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, जो हाई डेंसिटी होते हैं वो लिफाफे, आपने देखा होगा जब आप सामान लेने जाते हो तो बड़े बड़े लिफाफे दिए जाते हैं आपको, वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है ना। काफी सामान है उसमें, आप रख सकते हो, इजीली अवेलेबल होते हैं, कम पैसे का होता है, ठीक है ना। तो ये पॉलीथीन, ये हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी ये पॉलीथीन होता है, ओके। डन। अब एक और चीज आती है, ये वो पॉलीईथीन था, अब ये प्रोपाइल आ गया, पॉलीप्रोपाइलीन बन जाएगा, ठीक है। ये हार्डर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एंड लाइटर देन द पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीप्रोपाइलीन इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल एंड फूड। जो आपका फूड होता है ना, जो आपने कभी अगर आपने प्रिंगल्स खाए हो तो उसका जो डब्बा आता है ना बाहर का, वो पॉलीप्रोपाइलीन का बना होता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सख्त भी नहीं होता, इतना ज्यादा हल्का भी नहीं होता लिफाफे की तरह। जो आप लिफाफा यूज करते हो लेज वाला ना, दैट इज पॉलीथीन। जो आप प्रिंगल्स की तरह आप डब्बे में कुछ खाते हो ना, जब आपको डब्बे में पैकिंग भी आती है आजकल, जो डब्बों में ये आता है ना, क्या कहते हैं, घी, जो दूसरा आता है क्या कहते हैं, हनी आता है प्लास्टिक में, है ना। तो दैट इज मेड अप ऑफ योर पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। ये डब्बे बनते हैं इसके, मोस्टली डब्बे बनते हैं पॉलीप्रोपाइलिन के, ठीक है ना।
ये स्ट्रॉन्गर होते हैं और फूड को स्टोरेज में भी हेल्प करती है। टेफ्लॉन क्या होता है? ये क्लोरीन टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। देखो, अब ये टेट्रा फ्लोरो इथिलीन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इथीन ही। कैसे? CH2 है ना, डबल बॉन्ड CH2 इज इथीन, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आप, इसकी पोलरिटी भी 1 होती है और फ्लोरीन की वैलेंसी भी -1 होती है, ठीक है ना। तो आप इसको रिमूव कर दो, यहाँ पे F2 डाल दो, यहाँ पे भी F2 डाल दो। कितने F2 हो गए आपके पास? 4। 4 का नाम क्या? टेट्रा। क्या डाला आपने? फ्लोरीन। फ्लोरो डाल दिया, क्या है वो? इथीन, टेट्रा फ्लोरो इथीन, TFL, TFE, ठीक है, डन। टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन या इथीन भी बोल सकते हो इसमें। तो इसका नाम क्या डाल दिया हमने? टेफ्लॉन, छोटा नाम इसका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है, ये बड़ा टफ मटेरियल होता है एंड इज रेजिस्टेंस टुवर्ड्स हीट एक्शन ऑफ एसिड्स और बेसिस। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर कोटिंग यूटेंसिल्स टू मेक देम नॉन स्टिकी। आप नहीं बोलते नॉन स्टिकी कुकवेयर, ठीक है ना। ये पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन आप अगर आप खरीदने जाओ ना नॉन स्टिकी वाला, उसमें चिपकता नहीं है नीचे से। आप कुछ भी उसके ऊपर डालोगे ना तो वो चिपकता नहीं है नीचे। पैन, नॉन स्टिकी पैन, तो वो टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं, टेफ्लॉन कोटेड होते हैं। डन, ठीक है। जो कि प्रेस्टीज के, यस, है ना। इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, वहां पे भी ये टेफ्लॉन की कोटिंग लगी होती है, ठीक है। तो टेफ्लॉन की कोटिंग कहाँ लगी होगी? जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में इंसुलेशन चाहिए, ठीक है ना। बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो आपका क्या होगा, बैटरी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जिसमें बैटरी डाली जाती है, बैटरी का जो बाहर वाला प्लास्टिक होता है, दैट इज मेड अप ऑफ योर टेफ्लॉन। ओके, तो ये टफ होता है काफी, टेफ्लॉन से याद रखो, टफ होता है काफी, नॉन स्टिकी होता है, और ये बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होगा। कहाँ कहाँ यूज हो जाएगा, यू कैन रिमेम्बर इट, ठीक है। नाउ पॉलीविनाइल क्लोराइड वी ऑलरेडी डिड। विनाइल, वाई, व्हाट इज विनाइल, ठीक है। प्रोपाइल होता है 3 वाला ग्रुप, है ना। तो प्रोपाइल में जगह आप एक जगह पे H हटा के क्लोरीन डाल दो तो पॉलीविनाइल बन जाएगा। ये कहाँ कहाँ यूज करती है बताने की जरूरत नहीं है। आपका CD होता है वो भी इससे बनता है, ग्रामोफोन था वो भी इससे बनता था, रेनकोट है जो आपका, वो भी PVC से बनता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। आपने, ये क्या होता है बेसिकली, ये मिथाइल एक्राइल का पॉलीमर होता है, ठीक है ना। इसका बेसिकली एग्जांपल ये आप कहाँ देखने को मिलता है? ये देखो, ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है, क्वाइट रेजिस्टेंस टू इफेक्ट्स ऑफ हीट, लाइट एंड एजिंग, ठीक है। ये वाला ना, आप जैसे आजकल जो कहते हैं ना कि भाई जल्दी जल्दी अपने, अगर आपको आप बूढ़े हो रहे हो, 50-60 साल के हो, तो अपने घुटने चेंज करा लो रोबोटिकली, ये फलाना ढिमकाना, है ना। आपने बड़ा सोचा कि पैकेज आ गया भैया, बड़ा 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 पैसा है इसमें, ठीक है ना। तो देखो, कुछ नहीं होता, 10-15 मिनट का काम होता है सारा ये। अगर आपके पास स्किल अच्छा है एंड यू हैव लर्नड ऑल दीज थिंग्स, और आप डॉक्टर हो, तो यू कैन इतने पैसे नोट छाप सकते हो लिटरली, ठीक है। तो जो आपके घुटना डालते हैं बीच में, या आपने चूल्हा डाला है या आपने घुटना डाला है, स्टील का घुटना जिसको बोलते हैं, सुना है ना? सुना कि नहीं आपने? सुना होगा आपने। पंजाब में रहते हो तो ये तो बड़ा अच्छा काम है, मतलब हर कोई करवा के बैठा है, ठीक है ना। तो वो पैकेज देते हैं आपका, अगर एक घुटना चेंज कराना है तो 2 लाख का, 2 घुटने चेंज कराने हैं तो 5 लाख के, ऐसे करके 3 लाख का पैकेज आता है आजकल। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा स्टील चाहिए भैया जी। अगर टाइटेनियम डालना है उसके पैसे लग गए, अगर आपको ये डालना है उसके पैसे लग गए, आपको रोबोटिक सर्जरी करनी है उसके पैसे लग गए। वो बड़ी मार्केट है भैया। तो पैसा यहाँ पे आपको कमाना आना चाहिए, बहुत पैसा है, ठीक है। तो ये पॉलीमिथाइल एक्रेट एक तरह का सीमेंट होता है। सीमेंट ये कौन सा यूज करता है? देखो, काम ना डॉक्टरों का, अगर सही में बोलूं तो, सही मायनों में बोलूं तो वो नहीं होता जो घर में वो करता है, मिस्त्री, मिस्त्री का काम ही है। बस मिस्त्री जो है बेचारा गरीब वाला, वो सीमेंट डालता है तो हम उसको बोलते हैं ये बेचारा गरीब है ना, है ना। मिस्त्री वाला काम ही है। तो माँ, हम भी मिस्त्री वाले ही है, मिस्त्री हम हाई एंड मिस्त्री। एक बेचारे को ये आपसे 500 रुपया दिहाड़ी लेता है, हम आपसे लेते हैं
5 लाख रुपया दिहाड़ी, ठीक है जी। तो बस इतना सा फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो आप सीमेंट डालते हैं जोड़ों को में अंदर, तो वो सीमेंट होता है पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट। क्यों डालते हैं भैया जी? ये एक ऐसा अच्छा प्लास्टिक है, ना तो ये खराब होता है ना ये रुकता है ना। इट इज टू मच कॉस्टली, यस इट इज कॉस्टली, ये तभी तो है ना। और ये रिएक्ट नहीं करता है किसी भी, ये पोलर नहीं मॉलिक्यूल है, ये रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए आपकी बॉडी इसको जल्दी एक्सेप्ट करती है, पॉलीमिथाइल मेथाक्रेट। तो ये जैसे अगर मैंने चूल्हा डाला इसके अंदर ऐसे करके, इसको पकड़ने के लिए सीमेंट डालना पड़ेगा ना, तो काम यही करते हैं, ये दोनों को जोड़ने का काम है बस, वो कुछ नहीं, ठीक है ना। बस उसको लगा के इस तरह से घुमा देते हैं। और लिटरली अगर आप बात करो तो ये जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं यही काम होता है इनका, बस खोल के अंदर जाना और अंदर जाके कर देना काम, काम भी ऐसे करना। दिस इज नथिंग बट पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट। तो वी आर हाई एंड ऑर्थोपेडिशियंस, सॉरी हाई एंड मिस्त्री। तो ऑर्थोपेडिशियन इज जस्ट लाइक ए मिस्त्री, ठीक है। आप कोई ये क्लिप वायरल मत कर देना, मेरी मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सो बट प्लीज, दिस इज एन ओवरऑल व्हाट दे आर डूइंग, पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट, ओके। तो पॉलीएस्टर इज व्हाट? पॉलीएस्टर हमने एस्टर पढ़ा था ना, एस्टर्स कहां से बनते हैं बताओ? व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस? हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, व्हाट इज एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर कैसे बनते हैं बताओ जल्दी जल्दी। किस किस के बीच में? यस, हाँ। तो एक आपके पास इथाइल अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना चाहिए। यस, ये फॉर्मूला याद है ना, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस। तो यही काम कर रहे हैं पॉलीएस्टर्स। जो ग्रुप में कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं? पॉलीएस्टर ग्रुप में हमेशा कौन से रिएक्शन हो रहे हैं? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही, एस्टर ही बनेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो एक कार्बोक्सिलिक होएगा और एक हमारे पास अल्कोहल होगा। जब ये दोनों मिलेंगे देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब ये लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस दे आर? कंडेंसेशन रिएक्शंस। लग गई समझ? तो टेरेप्थेलिक एसिड के साथ जब एथिलीन ग्लूकोज डालते हो तो वो पॉलीएस्टर बनाता है, या जिसको आप टेरेलिन बोलते हो, ठीक है। ये जो टेरेलिन होती है ये आप यूज कहाँ करते हो? बस थोड़ा थोड़ा यूजेज, यूजेस का नाम याद कर लेना। यूजेस का होता है आपका, क्या कहते हैं, रेजिन बनाने में, ठीक है ना। रेजिन बनाने में एज एन एडहेरेंट टू पेंट्स एंड लैक्वर्स। जो आप पेंट पेंट बनाते हो ना, तो उसमें ये डलता है ये जो पॉलीएस्टर, ठीक है ना। पेंट जब बेसिक मेन कंपोनेंट है जो, वो पॉलीएस्टर्स होते हैं। डन डन डन। तभी याद रखो, जब आप पेंट किया होता है ना घर में, तो वो कमरे में 2 दिन बंदा अंदर रह नहीं सकता, इतनी ज्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, याद है? कभी ऑब्जर्व किया आपने? जब आप नई नई घर में कली करवाते हो, पेंट करवाते हो घर में, तो आपको पता है कि वहां पे आपको खुशबू, जो खुशबू कह लो कि आप स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल आपको मैंने बताया था कि वो एस्टर की स्मेल्स होती हैं, एस्टर की। याद है? एस्टर इज ऑलवेज स्मेलिंग, जो बहुत ज्यादा स्मेल फैलाता है अपनी। ये स्वीट स्मेल भी हो सकती है, ये आपको ऑब्नॉक्शियस स्मेल भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, डन डन डन। सो वी हैव डन मेजोरिटी ऑफ आवर थिंग, ठीक है ना, मेजोरिटी हमने कवर कर लिया। इसी तरह से पॉलीअमाइड भी होते हैं, यस सॉरी सॉरी। चौथा ग्रुप है, हमने क्या पढ़ा? पॉली डाई। पहले हमने पढ़ा पॉली ओलेफिन, सिंगल, एक ही डबल बॉन्ड होगा। फिर पॉली डाई, फिर कम से कम 2 डबल बॉन्ड होंगे। फिर हमने पढ़ा पॉली एस्टर्स। पॉली एस्टर्स पढ़ लिया आपने, ठीक है। पॉली एस्टर्स में क्या था? हाँ यार, पॉली एस्टर की तो आप ब्लैंकेट भी तो बनाते हो, ये मैं भूल ही गया, है ना? बनाते हैं ना? दैट्स वेरी गुड रिविका। पॉली एस्टर्स की आप वो आजकल रजाइयां भी बनाते हो पॉलीएस्टर की, बोलते हैं ना पॉलीएस्टर की रजाइयां है। समय लग गया? यू आर कनेक्टिंग वेरी गुड डॉट्स, ओके। पॉलीमाइड, देखो अमाइन ग्रुप होता है NH2, ठीक है। अमाइड जब बन जाता है तो साथ में C डबल बॉन्ड O भी बन जाता है। डन, ओके। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं पॉलीमाइड। डन डन डन। तो पॉलीमाइड के एग्जांपल है आपके पास नाइलॉन 66, बस इतना याद रख लो, और कुछ नहीं है। इसमें भी वाटर बाहर निकलेगा, ये देखो वाटर बाहर निकल रहा है, तो ये पॉली है, ये कंडेंसेशन रिएक्शंस ही होंगे, ठीक है। नाइलॉन 66 हो गया। ये आपका कहाँ पे यूज होता है ये देख लो, ठीक है। रोप बनाने में यूज होता है, ये धागे बनाने में यूज होता है,
ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, हाई होती है, इसलिए नायलॉन 66 आपका इस जगह पे यूज होता है, कारपेट बनाने में, फैब्रिक बनाने में काफी रिजिलियंट होता है। ठीक है, नायलॉन 66। ओके ओके ओके, डन डन डन। यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? नाउ टू फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट, इसी का बस खत्म हो गया ये, आज पॉलीमर खत्म हो गया। हम इसका जो अब नेक्स्ट में के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वो जोड़ेंगे हाउ आर दे बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट आर माइक्रोप्लास्टिक्स, व्हाट आर माइक्रोबीट्स। ठीक है ना, इसके साथ हम जोड़ेंगे वी विल डू बायोमैग्निफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन को भी हम थोड़ा सा इसके साथ जोड़ेंगे, व्हाट आर प्लास्टिक्स, क्योंकि हम अभी प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये सारी चीजों को एक बनाए के इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे फिर। ठीक है, व्हाट आर माइक्रोप्लास्टिक्स, व्हाट आर मैक्रोप्लास्टिक्स, हाउ आर दे डिफरेंट। ठीक है ना, व्हाई माइक्रोप्लास्टिक्स आर मोर डेंजरस या देन माइक्रोप्लास्टिक्स या गार्बेज डिस्पोजल्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, डन डन डन। एंड फिर इसी के साथ में हम पढ़ेंगे व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, देयर आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ओके, बायोडिग्रेडेबल जो हो जाते हैं, तो हम उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा। अभी मेरे को 4-5 बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं। सॉरी बेटा, मैं आपके चेक नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, 1-2 दिन दे दो, आई विल डेफिनेटली चेक। एक शायद अमित ने लिखा है ना, एक और 2-3 बच्चे हैं, आई जस्ट लॉस्ट देयर नेम। उन्होंने मेरे को भेजा हुआ, काफी देर का भेजा हुआ, सॉरी मैं आपका चेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 1-2 दिन में डेफिनेटली चेक कर दूंगा। आप अपना काम जरूर रखो, आप लिख के भेजी जाओ, जिस दिन भी मेरे को टाइम लगा, एक दिन में मैंने सारे चेक कर देने हैं। और अमित, आपने बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हो बेटा, ये एक सिंसियर एफर्ट है अमित, दैट इज वेरी गुड ऑन योर पार्ट। बाकी बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप लिखना स्टार्ट करो। मैंने अमित को कुछ नहीं दिया, उसने खुद ही ढूंढे हैं, खुद ही वो टाइप करके देख रहा है। आप खुद खुद ही वो मेरे को मतलब आंसर भेज रहा, मैं उसको टाइप नहीं, मैं उसको कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी पे उसने अच्छा लिखा था, मैं रेड कर चुका हूँ, बस मेरे को नोट्स बनाने थोड़े से जरूरत है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो मैंने देखा काफी अच्छा लिखते हो अमित, आप अगर ऐसा लिखते रहोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर 2 क्लियर हो जाएगा। बस अब क्या करना स्टार्ट करना अमित आपने, और बाकी सारे बच्चे जो नहीं कर पा रहे, आप ऐसे जो भी लिखते हो, ट्राई टू मेक देम अंडर 18 मिनट्स। ठीक है, तो राइट फ्रॉम जहां से जब आपने लिया और जब आप मेरे को भेज रहे हो, ठीक है ना, सिर्फ 18 मिनट में आपने लिख के कर देना काम, 18 मिनट में। और ये आपके ऊपर है कि भाई आपने किस तरह से लिखना है। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, कि सर मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो उसका हल निकाला जा सकता है। अब आप बोलो सर मेरे को लिखना नहीं आता, तो ये कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, दिस इज फॉर एवरी स्टूडेंट। जैसे अमित ने शुरू किया है, बाकी और बच्चों ने, 1-2 बच्चे और भी हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, तो उन्होंने भी लिखना शुरू किया है ऐसे करके। ठीक है, मैं बस आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, अगर आप चलोगे तो आप डेफिनेटली बनोगे। ठीक है, अगर नहीं चलोगे तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि आप क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते सर मेरे को लिखना नहीं आता, तो आप ऐसे अनपढ़ तो हो नहीं, है ना। ठीक है ना, आप सारे पढ़े लिखे बंदे हो ना, तो आपको लिखना कब कैसे आएगा। लिखना जब भी आपको कोई चीज लिखनी होती है, तो आप पहले लिखोगे कुछ भी, या गंदा लिखोगे यार, और क्या लिख लोगे, इससे ज्यादा तो नहीं ना हो सकता। सोचो गंदा लिख रहे हो अंडर 18 मिनट, ये अगर आप 3 महीने ऐसे प्रैक्टिस रखोगे, तो 3 महीने में आप बोलोगे सर ये तो मेरे को आता है, 18 मिनट में मेरे को मैं कर लूंगा 18 मिनट। इस बार जो मेन प्रॉब्लम आई बच्चों को वो ये थी कि सर, मेरे को काफी बच्चों ने बोला कि 4 ऐसे थे सर, हम 2 लिख पाए या 3 लिख पाए हैं, बाकी पेपर भी करना था, हमने छोड़ दिया, फिर टाइम नहीं बचा पीछे आने का। तो यार अंडर 18 मिनट्स मैंने बताया तो था, सारा कुछ बताया था मैथमेटिक्स आपको, भाई अंडर 18 मिनट्स कैसे, यू नीड टू फोकस अपॉन एवरीथिंग। ठीक है, तो अंडर 18 मिनट्स यू नीड टू कंप्लीट दैट थिंग। ओके, अगर 18 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, 20 मिनट से भी ज्यादा लग रहे हैं अगर आपको, तो खत्म है भैया, छोड़ दो उसको, जितना हो गया छोड़ दो, क्योंकि यू नीड टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स। अगर आप एक ऐसे छोड़ रहे हो, अगर आप एक ऐसे को इनकम्प्लीट कर रहे हो, पूरा सच्चे जितना आ गया 18 मिनट के बाद, जितना हो गया, अगर आपने सेकंड पैराग्राफ लिख लिया था, थोड़ा सा रहता है और कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, 2 मिनट और है आपके पास, कंक्लूजन दे दो उसका, काम खत्म। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जहां पे आपको 8 नंबर मिलने थे, 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, यही हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नंबर वो काट नहीं सकता एग्जामिनर। अच्छा, अगर आप एक पूरा ऐसे छोड़ देते हो, तो कितना नंबर का लॉस हो रहा है आपको, बताओ मेरे को। 20 नंबर का, है ना, आई थिंक 20 मार्क्स का होता है ना एक ऐसे, है ना गाइस।
हाँ 20 का। तो 20 में से आपको 6 मिलने थे अगर आप अच्छा लिखते। अब मतलब ये बहुत अच्छा लिखते, 8 से 10 नंबर मिल जाते। माड़ा लिखोगे 7 नंबर तो देगा ही ना वो, अगर आप अच्छे से पूरा डील नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप वो ऐसे छोड़ देते हो तो 7 नंबर भी जाते हैं आपके। समझ रहे हो मेरी बात? 7, 6, 5 कुछ भी तो मिलेगा ना इतना। अगर एक पेज भरोगे, 2 पेज भरोगे, 4, 5 नंबर तो देगा ना अगला। ठीक है ना? चाहे बीच में कुछ भी कचरा भी लिखा हो, कुछ नंबर तो देगा ना, क्योंकि आपने लिखा है। अगर आप 1 नंबर दे रहा है तो एक एक नंबर से तो मेरिट बनती है भाई। अगर आप 20 के 20 नंबर छोड़ के जीरो लिख के आ रहे हो वहां पे, मतलब खाली कोरा कागज छोड़ के आ रहे हो, कोई नंबर नहीं मिल रहा आपको, तो क्या फायदा हुआ फिर इतना सब कुछ मेहनत करने का? तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। यूपीएससी एंड एवरीथिंग, एंड आई ऑलवेज एम्फसाइज दिस पॉइंट, यूपीएससी पेपर डिफिकल्ट नहीं बनाती है, लंबा बनाती है। क्यों बनाती है? बिकॉज अगर आपको पेपर में इतना ज्यादा प्रेशर होगा और अगर आप पेपर छोड़ रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू पास यूपीएससी। दिस इज वन एंड द हार्डेस्ट रूल ऑफ यूपीएससी। ठीक है? यूपीएससी में होता क्या है कि अगर आप कुछ ना कुछ उसके रिजेम्बलेंस जैसा लिखते हो, क्योंकि टॉपर जितना मर्जी बड़ा टॉपर हो, उसके नंबर कितने आते हैं? 53, 54%। कैलकुलेट दिस। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाके चेक करो, खुद चेक करो कितने परसेंट नंबर है। जो टॉपर होता है दैट इज 53, 54% नंबर। यानी कि अगर 2000 का पेपर है, उसके मसा ही मतलब 1100 या 1200 बनते हैं आजकल। ठीक है ना? तो सोचो क्या लिख रहा होगा यार, वो क्या लिख रहा होगा? आपसे कोई डिफरेंट बात नहीं लिख रहा, वो पेपर पूरा कर रहा है, नथिंग एल्स। अगर आप पेपर पूरा करते हो ना, तो एग्जामिनर इज लायबल टू गिव यू 1 या 2 मार्क्स। अगर 20 नंबर का भी क्वेश्चन है ना, है ना, तो ही इज लायबल, उसके पास ये बाध्यता होती है कि आपको 1 या 2 नंबर दे। अगर आपने कचरा लिखा है, और कचरा लिखते नहीं लोग, कुछ ना कुछ तो रिजेम्बलेंस की बात लिखा होगे, जिसके कारण आपको 5 या 6 नंबर लिखोगे। अगर कचरा भी लिख रहे हो, तो यू विल गिव, ही और शी विल, द एग्जामिनर गिव यू 2 मार्क्स। दैट इज व्हाट यूपीएससी को जर्नल इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो पेपर एग्जामिनर आता है, उनको बोला जाता है कि अगर कुछ एग्जाम्बलेंस के 1-2 पॉइंट भी लिखे हैं, यू नीड टू गिव दैट पर्सन नंबर। ठीक है? यस। यस, तो सोचो, 0 मार्क्स से 2 नंबर हमेशा बड़े रहेंगे। ठीक है? तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज जीरो। अगर आप कर पा रहे हो तो उसका मतलब 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और इसी से तो मेरिट बन जाती है भाई। ठीक है? तो 25 क्वेश्चन अगर आप करके आओगे, ठीक है ना, एंड ईच क्वेश्चन के अगर आप ऑन एवरेज एवरेज 3 या 4 नंबर ला रहे हो, ईच अगर क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको यूपीएससी मेंस में, यू कैन स्कोर इजिली अराउंड 75 to 80 नंबर। तो यही तो चाहिए आपको पास होने के लिए। क्या चाहिए? समझ रहे हो ना मेरी बात? लग रही कुछ भेजे में गई घुसी बात थोड़ी सी। तो कभी भी पेपर खाली छोड़ के नहीं आना, ये अपराध है आपकी तरफ से। अपराध, जैसे कानूनी अपराध होता है ना, वैसे अपराध समझो इसको। अगर आप पेपर खाली छोड़ रहे हो, एक क्वेश्चन भी खाली छोड़ा, तो अपराध है। ये क्या होता है? परफेक्ट खुशी। खुदकुशी की क्या बोल रहे हो आप? तो ये मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, जैसे अमित ने ये बहुत अच्छा स्टार्ट किया काम, आप भी शुरू करो। ठीक है ना? आप ही लिखना शुरू करो यार। कोई भी टॉपिक, अब मैं कल एक आंसर क्वेश्चन दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ट्राई टू राइट इट ओवर देयर। और जब मैं आपको बोलता हूं कि कोई क्वेश्चन राइट करो, मैं आपको सारा कुछ नहीं बता सकता हूँ। यू नीड टू सर्च ऑन योर बिहाफ आल्सो। ठीक है? जब मैं आपको कल माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, या आई थिंक इट इज डेक्रोन। यस, लेट मी चेक। आई थिंक रिपिका दैट इज डेक्रोन आल्सो। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, आई थिंक शायद डेक्रोन को ही टेरेलिन बोलते हैं। पीछे लिखा होगा कहीं पे, आप देख लेना जो आपके पास स्लाइड्स होंगी। आई थिंक टेरेलिन को ही डेक्रोन बोला जाता है, मोस्ट प्रोबेबली। टेरेलिन, डेक्रोन, 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 लेट मी चेक। पॉलीडाइन, ठीक है, बराबर, हीटिंग, हीटिंग, डेक्रोन पे पढ़ा था कहीं पे, आई थिंक सेम होता है। या आई थिंक ये सेम ही होता है। टेफ्लॉन, डेक्रोन, 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 लेट मी चेक। आई थिंक ये सेम ही होता है।
पॉलीथिलीन टेरेफ्थेलेट, और टेरेफ्थेलिक एसिड ही होता है, पॉलीथिलीन टेरेफ्थेलेट होता है, डेक्रोन, पीट, ठीक है ना। और ये पीट जो होता है ना, ये आपको उसके बॉटल्स जो होती है ना आपकी पानी वाली बॉटल्स, पीईटी, पॉलीथाइलिन, वो उसमें यूज करते हैं। क्या हुआ सोफिया? ठीक है, ओके सोफिया, कोई बात नहीं बेटा, ये आपके ऊपर है। अब मेरे को, आई कैन नॉट मेक यू, यू नो, एडजस्ट योर टाइमिंग। ओके, टाइमिंग आपको खुद देखना है कि सर ये कैसे मैं टाइम निकाल पाती हूँ। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता था कि जब मैंने मेरे साथ जो आईएएस बंदा बना है, डॉक्टर साहब जी जो मेरे साथ बने हैं, ही यूज्ड टू डू वन थिंग, बस एक जरूर करता था। ही वाज 18-17 घंटे उसकी ड्यूटी थी, 16-17 घंटे, एंड ही स्टिल यूज्ड टू स्टडी 4 hours एवरी डे, रिलीजियसली। रिलीजियसली समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जैसे आप ग्रंथ पढ़ते हो, यू स्टडी बाइबल, आई स्टडी गुरु ग्रंथ साहिब, एवरी डे यू नीड टू, जैसे आप सांस लेते हो, यू नीड टू स्टडी रिलीजियसली। आई एम नॉट सेइंग कि 4 घंटे आपने अखबार पढ़ ली तो वो रिलीजियसली स्टडी हो गया, नो। 4 घंटे आपने दिनचर्या में से निकाल के किसी एक टॉपिक पे ऊपर लगाना है, कुछ समझने की कोशिश करनी है उसमें से। जैसे आज मैं नेक्स्ट टाइम आपको माइक्रो प्लास्टिक्स करा रहा हूँ, समझो उसको, हाउ इट इज important in terms of UPSC. What are the impacts of microplastics upon biodiversity, upon general climate change, upon the human being's health? अगर आप इसको एनालाइज कर रहे हो इतने बड़े टॉपिक को, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर समवेयर। अगर ये नहीं भी आता टॉपिक पेपर में, क्या आप इसको इन टर्म्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर बोल सकते हो? ठीक है, मैन मेड डिजास्टर, disaster that is affecting biodiversity, that is affecting climate change, that is affecting your general human lives as also, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, एक ऐसे आया था लास्ट टाइम आपको, एनिमल्स के ऊपर आया था ना एक ऐसे, आप जब मैंने आपको पेपर में भी डाला था शायद, कि एनिमल्स आर समथिंग लिविंग बींग्स आल्सो, ठीक है ना, कुछ ऐसे, ठीक है ना, अर्थ इज फॉर लिविंग एनिमल्स आल्सो, कुछ ऐसा करके आया था, है ना। Can you connect this thing with microplastics? If you are adding this idea, ये वाला idea, exploitation of animals is the nature, exploitation of the nature something, ठीक है ना। तो can you add these type of, अगर आप ये उसमें ऐड करते हो किसी ना किसी तरह से, है ना, are you making your essay much more comprehensive? Yes. Are you giving me that you have studied this much up to this much level? Yes. अगर एग्जामिनर इम्प्रेस हो गया तो सेम ऐसे पॉइंट से, तो सेम अगर आपको 20 से 8 नंबर देने थे या 6 नंबर देने थे, ही कैन गिव यू 20 में से 10 नंबर। अगर आपका आइडिया उसको अच्छा लग गया कि यार नहीं, इस बंदे ने पढ़ा है। ओके, तो इसी तरह एक नेचर पे भी मैंने डाला था, नेचर पे कुछ मैंने पेपर में आपको क्वेश्चन डाला था, तो वो सिंपल से एक वर्ड से दिया था कि एक्सप्लोइटेशन ऑफ द नेचर इज द एक्सप्लोइटेशन ऑफ समथिंग, ऐसा करके थी, है ना, पूछा था। क्या ये उसमें डाल सकते हो आप? यस, ठीक है ना, डाल सकते हो आप, क्यों नहीं डाल सकते हो। मैन मेड पे जो भी आ रहा है, डिजास्टर्स पे आ रहा है, जो भी आ रहा है, उस पे ये क्वेश्चन ये डाल सकते हो, जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो, ठीक है। तो वी कैन ऐड ओवर देयर एज वेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू समथिंग अबाउट माइक्रोप्लास्टिक्स, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट इन ऑन मंडे आई थिंक, है ना। ओके, सी यू ऑन मंडे। आई विल ट्राई टू हैव योर क्लास इन द मॉर्निंग, ओके, एज सुन एज पॉसिबल। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 8, okay, so be ready with that, okay, bye bye, okay, students, bye bye.